स्वागत है आप सभी का। सोमवार का दिन जहां पर आज शुरुआत मजबूती के साथ हुई, लेकिन ऊपरी लेवल से भारतीय बाजारों में कुछ मुनाफा वसूली हावी होती दिखाई दे रही है। कल एक दिन छुट्टी के बीच आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए, उसी पर होगी डिटेल में बातचीत। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा और दिल्ली से साथ दे रहे हैं मेरा वीरू। मार्केट आपकी स्क्रीन पर है 18,100 के नीचे, हल्के से नीचे इस समय हम फिसले हैं। याद रखिएगा 18,064 तक की निचला स्तर आज देखने को मिला था। निफ्टी बैंक हालांकि दूसरी तरफ एकदम कंट्रोल में, तो आप कह सकते हैं थोड़ा सा कैचअप कर रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते तक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था और निफ्टी बैंक बैकफुट पर था, लेकिन आज थोड़ा सा रोल रिवर्सल हुआ है। और इस रोल रिवर्सल में एक सबसे बड़ा योगदान दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजों का है, साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी शेयरों का भी है। वहीं से पूरा गेम सरकारी बैंकों के फेवर में आता हुआ। वीरू, आफ्टरनून, इस मूव को कैसे पढ़ा जाए, खासतौर से कल जब हम बंद होंगे और पूरी दुनिया में कारोबार रहेगा? हर्षदा, पहली चीज तो यह है कि मैं यहां पर निफ्टी में एक स्मॉल क्वांटिटी में बायर रहूंगा 18,097। इनफैक्ट अभी कुछ देर पहले 10 मिनट पहले नीरज जी भी जुड़े थे, तो मैंने तब भी कहा था कि आई विल बी ए बायर एट 18,070। अभी करीब करीब 98 का प्राइस है, मैं इस प्राइस पर बायर रहूंगा। पहली चीज़ यह है हर्षदा कि हमने, आपको याद होगा, जब शुक्रवार को लॉन्ग कैरी किया था और लॉन्ग कैरी करवाया भी था, करीब करीब 18,121 पे हम थे। उस वक्त का डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग था। आज सुबह यही बात हुई थी कि ये गैप अप उसके लिए है जिसने वीकेंड रिस्क लिया, जिसने ये रिस्क लिया कि डाउ 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होगा कि नहीं होगा। वो रिवॉर्ड उसके लिए था। और बात ये हुई थी कि हम फ्रेश एंट्री निफ्टी में 2 एरियाज में, और इनफैक्ट पहला जो प्रिफर्ड एरिया होगा टू हंट फॉर फ्रेश लॉन्ग्स वो रहेगा हर्षदा करीब करीब 18,180 और 18,139। उस जोन में निफ्टी नहीं टिका, बट जो मेरा सेकेंड बेस था, जब निफ्टी मेरे को वहां मिल रहा है 18,050 का क्लस्टर प्लस करीब करीब समझ लीजिए आप हर्षदा 18,090 का क्लस्टर, अगर ये मेरे को मिल रहा है तो मैं इस स्ट्रक्चर को, आज के इंट्राडे स्ट्रक्चर को बाय करना चाहूंगा। और बिलीव यही है हर्षदा कि इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 18,100 18,000 के 2 पुट राइटर्स बहुत स्ट्रांगली शुक्रवार को भी गए थे। और याद रखिएगा एफआईएस बहुत स्ट्रांग पुट राइटर्स हैं भी इस दौर में, पिछले 4-5 सेशंस में आप देखें तो। और इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में जब वो एंटर कर रहे थे तो 18,000 17,900 18,100 की उन्होंने पुट बेची हुई थी। और अगर आप इंट्राडे बिल्डअप भी देखें हर्षदा, इंट्राडे बिल्डअप भी देखें तो दैट्स स्ट्रॉन्ग। 18,000 पे 18,100 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। आप देखिए करीब करीब 16 लाख 13 लाख और 18,000 की पुट अभी भी करीब करीब 97 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। सो 98 और 70, 18,070 और 18,000 अगर आप देखें जो अभी प्राइस स्क्रीन पे गया 98, इट वाज माय बाय जोन। कॉल राइटर्स हैं नो डाउट, और आई थिंक वो टाइम वैल्यू बाय करने की कोशिश, मतलब जो टाइम स्पेंड होगा वीकेंड, ये स्ट्रंकेटेड वीक के चलते, कल की छुट्टी के चलते, वो उसको खाने के चक्कर में है। बट अगर आप एक डायरेक्शनल ट्रेडर हैं हर्षदा, तो एट 18,098 और 18,070 हमारा बाय था। निफ्टी बैंक में आपने बिल्कुल सही कहा, उसका शेड ही खराब नहीं हुआ। इट वॉज जस्ट ए नॉर्मल रिट्रेसमेंट, और उस नॉर्मल रिट्रेसमेंट में आप देखें मेरे ख्याल से री एंट्री का तो मौका नहीं मिला होगा आपको, बट अगर आपके पास लॉन्ग है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्रेश बाय के लिए अभी नहीं है हर्षदा। अगर एक बार फिर से 41,560 की ट्रेजेक्टरी को पार कर जाएगा तो फ्रेश बाय करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी आई थिंक निफ्टी बैंक को मैं छोड़ दूंगा। अगर आपके पास लॉन्ग है तो होल्ड करिए, बट फ्रेश बाय नहीं। बट निफ्टी पे हर्षदा वो 18,098 और 18,070 वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाय जोन था। एक बात और ऐड करता हूं यहां पे हर्षदा, आई थिंक क्लोजिंग के लिए, वो ये है कि सीमेंट पे जिस प्रकार का ओआई एडिशन है, देखिए इट्स नॉट अ बाय कॉल और कोई स्टॉक स्पेसिफिक कॉल नहीं दे रहा हूं मैं, बट ऑल लीडर्स विद इन सीमेंट स्पेस, जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, जिस प्रकार का ओआई बिल्डअप है हर्षदा अल्ट्रा, अंबुजा और इंडिया सीमेंट्स में, ये नॉर्मल नहीं है। आई थिंक एक बहुत अच्छे स्विंग की तैयारी ये स्पेस कर रहा है हर्षदा। तो इंटरेस्टिंग मूव्स आते हुए, इनफैक्ट सीमेंट कंपनियों में जो बाकी अपडेट्स आ रहे हैं प्राइसिंग को लेकर, उसे आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल मार्केट की तस्वीर स्टॉक स्पेसिफिकली कैसी दिखाई दे रही है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर हमने देखा है जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, और जबरदस्त मतलब वाकई में काफी बढ़िया मूव देखने को मिला है।
9% का उछाल ब्रिटानिया में। मुझे याद नहीं इस तरह का मूव लास्ट स्टॉक ने कब दिखाया हो। नतीजे बेहद मजबूत, वॉल्यूम ग्रोथ उम्मीद से बेहतर, ओवरऑल नंबर्स अच्छे खासे रहे और कंपनी का मार्केट शेयर भी 15 या हाई पर है और वही रिफ्लेक्ट हो रहा है आज प्राइस में 9% तक की तेजी। दूसरी तरफ सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बहुत ही बढ़िया नतीजे थे। यहां पर भी हमने देखा है रिकॉर्ड लोन ग्रोथ, तो ओवरऑल बिजनेस मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग। सही बात में मायने में बैंक ऑफ बड़ौदा का भी प्रदर्शन अच्छा और दोनों स्टॉक्स में अच्छी खासी बढ़त, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा 150 के आसपास का स्टॉक है, 9% तक के गेंस देखने को मिले हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद बैंक ऑफ बड़ौदा एक बहुत तगड़ा कैचअप करता हुआ दिखाई देगा स्टेट बैंक के को। 600 का भाव आ चुका है एसबीआई में, 3.5% तक की तेजी। और अमर राजा, जो आपको याद होगा पिछले सत्र में फ्राइडे के सेशन में नंबर्स के बाद अच्छी खासी तेजी दिखा रहा था, वो आज फिर एक फॉलो थ्रू दिखा रहा है 5% के गेन्स पर। हालांकि कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जिन्होंने साथ नहीं दिया है और प्रेशर डाल रहे हैं। तो डीवीज लैब, निराशा लगी है हाथ नंबर्स के बाद, 7% का नुकसान आज। मैरिको की कमेंट्री बिगड़ी हुई, रूरल मार्केट्स में बिल्कुल ग्रोथ नहीं है। पैराशूट जैसे प्रोडक्ट्स में वॉल्यूम और वैल्यू दोनों गिर रहे हैं, 7% टूटा। वेदांत में मुनाफा वसूली और एसआरएफ में भी आज हम देख रहे हैं मुनाफा वसूली का सिलसिला जारी है। दरअसल एसआरएफ की बिकवाली पिछले हफ्ते से चल रही है, आज फिर 2.5% नीचे है। तो ये फिलहाल वो काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है दबाव क्लियरली बनता हुआ दिखाई दिया है। चलिए अब हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। वैसे एक स्विंग बैक ट्रेड देखने को मिला जो वीरू मेंशन भी कर रहे थे जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी। 18,100 के नीचे था, फिलहाल 18,124 के स्तरों पर निफ्टी आता हुआ। लेकिन याद रखिएगा आज दिन का जो हाई है वो 18,255 का था, तो वहां तक पहुंचते हैं या फिर उसके पार निकलते हैं या नहीं, उस पर बात होगी आगे। फंडामेंटल्स पर आज ऑफ कोर्स हम बात करने वाले हैं शरद अवस्थी से, और तकनीकी जानकारों में राजेश सातपुते, मानस जायसवाल, शिल्पा राउत, प्रकाश काबा, स्वाति होतकर, ये सब हमारे साथ होंगी। इसके अलावा 2:30 बजे रेट गेन के नतीजे आए, ये भी एक आउट परफॉर्मिंग काउंटर रहा है। हाल ही में इसमें बड़े म्यूचुअल फंड्स की भी खरीदारी बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो भानु चोपड़ा को जोड़ेंगे कार्यक्रम में आगे, एक चेक लेंगे फंडामेंटल्स पर, बिजनेस के और आगे की ग्रोथ पर, और ऑफ कोर्स क्या चल रहा है भी आपके लिए हाजिर होगा। 2:40 के आसपास 4 का चौका की शुरुआत होगी। सस्ता ऑप्शन शिल्पा राउत से जानेंगे। आज मिड कैप फंडा शरद अवस्थी देंगे। 4 का चौका में चार्ट का चमत्कार राजेश सातपुते के जिम्मे और एफएनओ सुपरस्टार स्वाति होतकर देने वाली है। बिड मार्केट वॉइस के तौर पर आज क्वांटम सिक्योरिटीज के नीरज दीवान हमारे साथ जुड़ेंगे और 3 बजे एक डीलिंग रूम का जायजा भी लिया जाएगा। तो भरपूर एक्शन आज के मार्केट में और ऑफ कोर्स उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। जी चलिए अब यहाँ से ट्रेड पिक करना शुरू करते हैं। बस एक जोक के तौर पे छोटी सी बात कहता हूँ कि क्रिकेट का एक्शन इस वक्त इस प्रकार से है ना, आज तक सुर्खियों में लिखा था दक्षिण भारत में सीमेंट के दाम बढ़े हैं, और मेरे को वो दक्षिण अफ्रीका दिखाई दे रहा था। मैं कह रहा दक्षिण अफ्रीका क्या। अब एक काम करते हैं, ट्रेड सीना पिक करना शुरू करते हैं। गावाजी, मानस, राजेश सतपुते, मानस के साथ साथ शरद अवस्थी सब जुड़ चुके हैं बात करने के लिए। प्रकाश सर से शुरू करते हैं। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है सर। आपका कन्विक्शन कॉल क्या है इस वक्त का? बिल्कुल, मुझे अच्छा लगा दक्षिण अफ्रीका, वेरी गुड। वेल, स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है नेशनल एल्यूमिनियम। बढ़िया स्टॉक है, बेस बना है, बहुत बढ़िया बेस बना है हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर, और कल परसों से एक अपमूव मिल रहा है। ट्रेड कर रहा है 74.90 पर। मुझे लगता है ये 78 की तरफ जा रहा है। मैटर ऑफ टाइम, स्टॉप होगा 74, नेशनल एल्यूमिनियम। कि नाल्को आपकी स्क्रीन पर है, इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड। याद रखिएगा निफ्टी मेटल इंडेक्स क्या बेहतरीन मूव दे रहा था, और जनाब वो इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में है, और मेरे ख्याल से सितंबर का एक हाई इसने काटा था आज। इट्स 74.90 एट डे हाई। और याद रखिएगा एक अंतराल के बाद 15 सितंबर 2022 के बाद इट्स फर्स्ट टाइम एवर दैट नाल्को जो है वो अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और एक और चीज़ याद रखिएगा जो कि एक टेक्निकल डेवलपमेंट है, जो कि आप अभी कार्यक्रम देख रहे हैं, कॉल आपने सुनी तो प्लीज़ देखिएगा। एक नेगेटिव क्रॉसओवर आया था 15 सितंबर को 10-20 डेमा का। नाउ अब इस चार्ट पे एक पॉजिटिव क्रॉसओवर विजिबल है 10-20 डेमा का। मानस, आपका कन्विक्शन कॉल। देखिए वीरेंद्र जी, टायर स्पेस पे ध्यान देना चाहिए। एमआरएफ ने ब्रेकआउट दिया, अपोलो टायर्स ने भी ब्रेकआउट दिया, तो अपोलो टायर्स पे बिकवाली खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं।
करेक्शन पे स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, आज 294 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं अपोलो टायर्स पे। स्टॉप लॉस 293 के रहेंगे और टारगेट की बात करें तो 312 315 तक के टारगेट्स आपको अपोलो टायर्स में देखने को मिल सकते हैं। और एट द मनी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 10 रुपए का ट्रेड हो रहा है 300 वाला कॉल ऑप्शन, वहां पर खरीदारी करिए 7 रुपए के स्टॉप लॉस से 17 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो ये फिलहाल अपोलो टायर पर एक बाय कॉल आता हुआ 312 315 के लिए तेजी का ट्रेड, या फिर 300 का आप कॉल लेकर चलेंगे जिसमें 17 का टारगेट रहेगा। स्टॉक में अच्छा मोमेंटम है, 3.5% ऊपर दरअसल ये काउंटर ट्रेड करता हुआ। फटाफट से आपको दिखाते हैं अब कुछ और काउंटर्स, लेकिन शिल्पा राउत भी हमारे साथ है और राजेश सातपुते भी। शिल्पा जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस घंटे? गुड आफ्टरनून। मेरे लिए अभी बाय है इन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ट्रेड कर रहा है 1950 टू 53 पे। स्टॉप लॉस रहेगा 1930 और टारगेट्स रहेंगे 1985 टू 2005। ओके, 1985 टू 2005 के टारगेट के लिए एक मौका बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में, बीकेटी में लेने का। यहाँ पर भी एक तेजी का मोमेंटम, तो पोलो टायर्स के साथ ये भी एक और कंसेंसस प्ले बनता हुआ। राजेश सातपुते, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी देखिए, नजर जो है वो है मुथूट फाइनेंस पे। मुथूट फाइनेंस यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट देखें तो पिछले आप कह सकते हैं कि अगस्त से जो कंसोलिडेशन था उसका एक रेजिस्टेंस था, वहां पे अटक कहाँ रहा था रेजिस्टेंस पे, तो रेजिस्टेंस था 1070 के आसपास एंड 1075 के आसपास यहाँ पे 100 डीएमआ था। तो अभी मुथूट फाइनेंस में यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि एक रेंज ब्रेकआउट आया है, तो मुथूट फाइनेंस को बाय करें। स्टॉप लॉस होगा 1075 का, 1100 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है, 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा, थोड़ा सा डीप होगा स्टॉप लॉस, और इसका जो टारगेट सेट करना है वो रहेगा 1160 का। और हर्षदा जी, डिस्क्लोजर ये है कि क्लाइंट के साथ इस पोजीशन को हमने शेयर किया है, इस कॉल को शेयर किया है, लेकिन यहाँ पे पर्सनल पोजीशन कोई नहीं है। मुथूट फाइनेंस में एक बाय कॉल आता हुआ, ये भी एक मोमेंटम ट्रेड, जहां पर आज अब देखिए 3% तक की तेजी, 1160 के टारगेट के लिए मौका। शरद भी जुड़ गए हैं, तो शरद आपका एक ट्रेड हो जाए, क्या आइडेंटिफाई किया है? हमें लगता है मारुति एक डिसेंट बेट है इन वैल्यूएशंस पे। जैसे जैसे कंपनी की नई लॉन्चेस वगैरह आती हैं और जो एक स्पेस में उनकी प्रेजेंस काफी कम है, अभी हॉट स्पेस है मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स या एसयूवीज, वहां पे जैसे जैसे उनकी प्रेजेंस आती है नए लॉन्चेस के साथ, काफी फायदा इनको होना चाहिए। सीएनजी वेरिएंट्स का भी फायदा होना चाहिए, प्लस जो इलेक्ट्रिक लॉन्च अगले साल स्लेटेड है उसका भी फायदा होना चाहिए। तो हमें लगता है 25 के मल्टीपल फॉरवर्ड नंबर्स पे आसानी से कंपनी को मिलने चाहिए। तो 10 साढ़े 10 हजार के लक्ष्य के हिसाब से मारुति काफी डिसेंट बेट है। ओके, मारुति सुजुकी आपकी स्क्रीन पे 9307, और एक बार जरा मारुति को चार्ट्स पे जज करते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा कुछ आपको डेटा दूंगा। मारुति यस, लगभग आप समझ लीजिएगा कि जो पोस्ट नंबर्स स्विंग आए थे उसके बाद तीन दिन रिट्रेसमेंट, 2 दिन अगर आप देखें साइडवेज, बड़ा अच्छी बात है। देखिए, शरद जी की कॉल के पीछे एक और बहुत महत्वपूर्ण टेक्निकल जो रीज़न है वो ये है कि इसने रेस्ट लिया। रेस्ट तभी होता है जब स्टॉक एक डिसेंट रिट्रेसमेंट लेवल तक गिरे, यानी 10 डे तक गिरे, रेस्ट था, फिर पुल बैक देता हुआ। अच्छा, इससे पहले कि स्वाति जी के पास जाएं, मानस, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। मैंने अभी एक थॉट शेयर किया था, निफ्टी पे करीब करीब वहाँ से 30-40 पॉइंट का स्विंग मिला। मैं देख रहा था रिलायंस इंडस्ट्रीज को, याद रखिएगा बतौर इंडेक्स ट्रेडर में टिप्पणी कर रहा हूँ, और रिलायंस पे अगर आप देखें मेरा वैसा कोई प्रोस्पेक्टिव नहीं है, जस्ट इट्स हैवी वेट एंड इट होल्ड्स एक सब्सटेंशियल पार्ट इन इंडेक्स, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। प्लीज स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन एक बार जरा डेटा देखिए। मानस, अगर आपके पास ऑप्शन चेन खुली हो, आज सुबह रिलायंस फर्स्ट इंस्टेंस में सिंक हुआ था, कॉल राइटर्स ने ग्रिप लेने की कोशिश करी, लेकिन वो कॉल राइटर्स अब ग्रिप छोड़ते हुए 2560 2580 दोनों का ओआई घटा। 2600 की कॉल में ओआई बिल्डअप है, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग ओआई, और 2700 की कॉल ओआई शेड करती हुई। मानस, एक तो ये स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से बाहर निकलता हुआ, और 2700 की डीप आउट ऑफ मनी कॉल में एडिशन। मानस, कैसे रीड करेंगे आप इस डेवलपमेंट को इस वक्त? वीरेंद्र जी, पिछले 15 सेशन अगर आप देखिए तो मेरा समझना है कि निफ्टी को संभालने का बहुत बड़ा काम रिलायंस ने किया है। बहुत सारे स्टॉक्स में आईटी में वीकनेस देखने को मिली, बीच में बैंकिंग में भी लार्ज कैप स्टॉक में थोड़ी वीकनेस देखने को मिली थी, लेकिन रिलायंस ने कंटिन्यूसली परफॉर्म किया। और मेरा समझना है ये जो परफॉर्मेंस है ये अभी भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि चार्ट्स बहुत क्लियर है, हाई टॉप हायर बटन बन रहे हैं। 200 डे और 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक हर्डल था करीब 25-75 की रेंज में, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। मेरा समझना है कि 2700 रुपए की तरफ स्टॉक जा रहा है, और शायद बहुत ही जल्द हम आने वाले 10 दिनों के अंदर ही शायद 2700 रुपए तक के भाव रिलायंस को देखेंगे।
तो हर करेक्शन पे खरीदारी करने जैसा स्टॉक है, और मेरा समझना है कि यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। एट द मनी प्रेफर करेंगे, क्योंकि देखिए ज्यादा दिन नहीं है इस मंथ की एक्सपायरी में, तो एट द मनी पे ही ध्यान देंगे। तो रिलायंस का 2600 का कॉल ऑप्शन जो कि 56 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां खरीदारी करिए। 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, तो 39 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है, 15 रुपए का रिस्क है। ऊपर की तरफ टारगेट की बात करें तो 90 से 100 रुपए तक के टारगेट्स आपको रिलायंस के 2600 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। कि 2600 के कॉल अगर आप देखें यहाँ पर ये थॉट है, माना जाएगा। देखिए ये ट्रेडिंग थॉट है, और मेरा जो विचार था वो एक इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से, एक जो हैवी वेट है वो जो जिस प्रकार की शेप रेट था वो टिप रही थी। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर है, ये ट्रेड रिकमेंड किया गया है, बट स्टिल प्लीज एक जो निजी राय जरूर रखिए। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। स्वाति होतकर हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाति नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। स्वाति, आपका कन्विक्शन कॉल इस वक्त का? यस, आज के कन्वेक्शन दो मेरे बाय कॉल रहेंगे। पहला है कि अपोलो टायर्स पे वीरू जी, अगर हम डेली चार्ट से वीकली चार्ट देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। वीकली में फ्लैट पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया है, सब मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस है, अपनी वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दे रहा है। अभी 52 वीक के आसपास ये नजर आ जाएगा। मुझे लगता है एक न्यू हाई बनाने की कोशिश करें। मुझे लगता है 320 325 तक हम न्यू 52 वीक हाई देख सकते हैं। तो अपोलो टायर करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 288 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर अ टारगेट ऑफ 320। सेकेंड बाय कॉल मेरा अंबुजा सीमेंट पे है। सीमेंट पैक हम देख रहे थे कि काफी दिनों से पॉजिटिव मोमेंटम में है। ये पर्टिकुलर काउंटर हम जिस हिसाब से देख रहे हैं, हाई टॉप हाई बॉटम में और अपवर्ड राइजिंग चैनल में चल रहा है, विच गिव्स अ वेरी कॉन्फिडेंस ऑन फॉर द अपसाइड रैली एक्सेस। तो मुझे लगता है कि ये अंबुजा सीमेंट करंट लेवल पे बाय करना चाहिए। अपसाइड में तो 590 के लेवल्स देखते हो तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा विद अ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस ऑफ 555। क्योंकि आपने अंबुजा सीमेंट की बात छेड़ ही दी है, करीब 1.5% ऊपर वो डेटा लेकर आइएगा, जो वीरू भी कुछ देर पहले कार्यक्रम की शुरुआत में बता रहे थे कि एक बहुत बढ़िया बिल्डअप दरअसल सीमेंट कंपनियों में देखने को मिला है, और सीमेंट प्राइसेस में भी अभी धीरे धीरे करके इजाफा आना शुरू होगा। क्योंकि ज्यादातर सीमेंट कंपनियों से जो हमने बातचीत की, Q2 एक तो सीजनली थोड़ा सा वीक क्वार्टर रहता है, तो उसका इम्पैक्ट तो आता ही है, लेकिन अब पिकअप देखने को मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड अच्छी खासी बढ़ रही है, रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टीज की डिमांड बढ़ने लगी है, तो उसका भी फायदा आएगा। ओपन इंटरेस्ट एडिशन के लिहाज से आप देखिएगा, ओवरऑल सीमेंट सेक्टर में 3.5% का OI जुड़ा है। इंडिया सीमेंट हो, अंबुजा हो, जिसका अभी जिक्र किया स्वाति ने, अल्ट्राटेक, सब में मोमेंटम देखा जा रहा है। इनफैक्ट वीरू, अगर एक्स्ट्रापोलेट किया जाए इस डेटा को, तो जो आपको याद होगा, ये जब अंबुजा वाली डील होने वाली थी और तब उसके बाद तगड़ी तेजी देखने को मिली थी, क्या उसी तर्ज पर ये स्टॉक्स फिर चल सकते हैं? देखिए, हालांकि उस वक्त देखिए हर्षदा दूसरी चीज थी, उस वक्त ड्राइविंग फोर्सेस दूसरी थी। आई मीन उस वक्त वो M&A एक्टिविटी हुई थी, आई थिंक वो ड्राइविंग फोर्स थी। इस बार ड्राइविंग फोर्स है, अगर आप देखें तो शायद प्राइस हाइक। और मैं बतौर ट्रेडर, अगर हर्षदा मुझे कहा जाता है कि भाई आप चुनाव करो, ऑल्दो मेरा चुनाव कोई यहाँ पर मैटर नहीं करता है, मैं स्टॉक स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप हर्षदा, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो कंपेयर करें, और जो मेरे को ऑप्शन शीट में दिखाई दे रहा है वो ये है कि बाजार इस बार, ठीक है अंबुजा सीमेंट में स्ट्रेंथ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इंडिया सीमेंट्स में स्ट्रेंथ है, कोई बात नहीं है, लेकिन जिसे कहते हैं ना, एक स्टॉक जो कि बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को एक बड़े स्विंग के लिए, वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। ये प्रश्न और इसी उत्तर पर हर्षदा मेरे ख्याल से आपकी और मेरी बीते गुरुवार या बुधवार को भी बात भी हुई थी। हर्षदा, 9 नवंबर को 83.35 अल्ट्राटेक सीमेंट का हाई था 9 नवंबर को, और ये इसके करियर का अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्तर था। और पिछले नवंबर से लेके इस नवंबर के बीच में लगभग आप समझ लीजिए एक बड़ा रिट्रेसमेंट था, लेकिन अब ये 1 साल की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से बाहर निकल रहा है। दैट मीन्स वो M&A एक्टिविटी के दौरान अंबुजा, ACC, इंडिया सीमेंट्स में जो हमने स्विंग देखा ना, वो हमने अल्ट्राटेक सीमेंट में नहीं देखा था, वो अभी भी ड्यू है। तो आपके प्रश्न के उत्तर में अगर डेटा देखकर और चार्ट्स देख के कुछ मैं कहूँ तो इट्स अल्ट्राटेक सीमेंट हर्षदा, विच होल्ड्स बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो। हर्षदा, अल्ट्राटेक में ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड डेटा जो एनालाइज वीरू कर रहे हैं, फंडामेंटली अगर इस चर्चा पर आपने एनालिसिस डालनी हो, शरद, आपका भी क्या प्रिफर्ड पिक यही बिग बॉय रहेगा अल्ट्राटेक, जहां पर हम सब जानते हैं कि कैपेसिटी एनहांसमेंट पर कंपनी जोर दे रही है और इन्वेस्टमेंट करने वाली है, क्योंकि इनको ऑफ कोर्स अपना मार्केट शेयर और अपना दबदबा अदानी ग्रुप के सामने बरकरार रखना और बड़ा रखना है?
जी बिल्कुल पॉसिबल है कि स्ट्रैटेजी तो कंपनी की यही रहेगी, लेकिन वैल्यूएशन वाइज मुझे ज्यादा कंफर्ट या तो एसीसी में आएगा अगर आप वो अडानी ग्रुप की लिवरेज के साथ कोई कंपनी लेना चाहते हैं, या जो छोटी कंपनीज है रामको इंडस्ट्रीज या फिर डालमिया भारत, वहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट ज्यादा है कंपेयर टू अल्ट्राटेक। जो प्रीमियम उनको लार्जेस्ट प्लेयर होने की वजह से मिलना चाहिए वो लगभग पूरा प्राइस इन है, तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक में आपको वो मूवमेंट नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये फिलहाल अल्ट्राटेक में एक्शन। मानस, अगर आपने एक ट्रेड लेना हो सीमेंट में, आपका प्रेफर्ड ट्रेड क्या रहेगा? स्वाति ने तो क्लियरली कह दिया अंबुजा पर दाव खेला जाए। तो देखिए बिल्कुल अल्ट्राटेक और अंबुजा दोनों चार्ट से बेहतरीन लग रहे हैं। दोनों में मेरे ख्याल से आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिल सकते हैं। आई थिंक मैं तो अंबुजा प्रेफर करूंगा क्योंकि यहाँ पर पैटर्न्स काफी क्लियर हैं और पैटर्न को देख के लगता है कि शायद आपको 585 तक के भाव जल्द देखने को मिल जाएंगे। तो मेरी चॉइस अंबुजा सीमेंट रहेगी। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो 559 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो सीमेंट पे डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ। आपने यहाँ पर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखिए, जो पैनल गिरा है उसमें अंबुजा ऊपर है, ना कि अल्ट्राटेक सीमेंट। मैं डेटा वाइज दिख रहा था, ओआई के हिसाब से दिखा था, लेकिन पैनल जो विशेषज्ञ यहाँ पे अधिकृत हैं कॉल देने में, उनका व्यू अंबुजा सीमेंट्स के साथ ज़्यादा पॉजिटिव है। अब आते हैं एक एक करके, थोड़ा सा जो कुछ मजबूत धड़े हैं इस बाजार के, उनको पिक करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज सुबह सुबह हमने अपोलो का एक लॉन्ग ट्रेड लिया था, अपोलो टायर्स का। अभी मानस ने उसकी टिप्पणी फिर करी। ऑल टायर स्टॉक्स फ्लाइंग हाई। एमआरएफ आपकी स्क्रीन पे लेके आइएगा, 96,000 के जोन में आके ट्रेड करता हुआ। पूरा डायरेक्टर साहब जरा ये स्पेस रखिएगा। अगेन 96,000 के जोन में आके ट्रेड करता हुआ। अपोलो टायर्स 301.55 पे आके ट्रेड करता हुआ। बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज डे हाई की डिरेक्टरी में ये काफी स्ट्रॉन्ग स्विंग देते हुए। अब आते हैं एक और मजबूत कड़ी पे। डायरेक्टर साहब प्लीज मेटल्स का ओ एडिशन लेके आइएगा। एक कॉल आ चुकी है बट स्टिल थोड़ा मेटल्स पे फोकस करेंगे। राजेश सतपुते जी, जरा आप आज के 3 प्रिफर्ड सेक्टर्स थे, बैंकिंग, मेटल्स और साथ ही साथ अगर आप देखें तो सीमेंट। आप सीमेंट का ये मेटल्स का ओएरेशन देखिए। सेल 6%, टाटा स्टील 4.9%, हिंद कॉपर में करीब करीब 3.5% का बिल्डअप। ये बिल्डअप बहुत स्ट्रांग भी है और आई थिंक निफ्टी मेटल का चार्ट देखूं तो इतना एग्रेसिव और इतना अगर आप देखें शानदार है कि पूछिए मत। आप क्या प्रेफर करेंगे मिड सीरीज में, किस मेटल स्टॉक को राइड करने का? वीरेंद्र जी, देखिए सुबह मैंने एक काउंटर दिया था, वो था सेल, और सेल का चार्ट मुझे बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। अगर आप इसको प्योरली टेक्निकली एनालाइज करें तो इट्स अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट जो पिछले हफ्ते हुआ था। उसके बाद आज सबसे बड़ी बात हुई कि इसने अपने 200 डे में को चैलेंज किया और सरपास किया विद अ राइज इन वॉल्यूम एंड अ गेन इन ओपन इंटरेस्ट। तो कहीं ना कहीं लगता है सेल जो है इसे आप पोजिशनली भी रख सकते हैं। 87.95 फ्यूचर की बात करूं मैं यहाँ पे, तो 87.95 के आसपास है। आपको एक छोटा स्टॉप लॉस रखना है 83 का, और इसका जो टारगेट सेट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल ब्रेकआउट, वो कम से कम 95 का होगा। तो मुझे लगता है 95, 98 ये एक टारगेट पोजिशनली लेके सेल का जो है पोजीशन वो आप इसे कंटिन्यू रख सकते हैं। में एक तेजी का ट्रेड लेकर चले। ये इनफैक्ट कमोडिटी काउंटर्स है जहां पर आज फिर इंटरेस्ट लौटता हुआ। हिंडाल्को भी आप देखेंगे करीब 1.5% ऊपर, और हर टिक के साथ हिंडाल्को में दरअसल नई तेजी की पोजीशंस जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक स्टॉक जो स्टार परफॉर्मर रहा है आज का, वो है ब्रिटानिया। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वहां पर 4142 के स्तर आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे, खुला मजबूत, और वो मजबूती पूरे दिन कायम रही है। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली आती दिखाई दी हो। डे हाई 4190 के आसपास, वहां से सिर्फ 50 रुपए की ही गिरावट देखने को मिली है फिटॉल। तो अभी भी वो स्ट्रॉन्गर दायरे में बना हुआ है। इन नंबर्स में साफ था कि रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा बेहद मजबूत। कंपनी ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ज्यादा मजबूत किया है। लेकिन कंपनी ने जो आगे स्केल की बात की, जिस तरह का ये निवेश कैपेक्स में करने वाले, लगभग 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई देगा, जो शायद इस परफॉर्मेंस को आगे और भी एड करने वाला है। उस पर शरद आपकी क्या राय रहेगी? और जो वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी हासिल कर पाई है, जो मार्केट शेयर 15 ईयर हाई पर आया है, ये कैपेक्स क्या उसको और एड करने वाली है? स्टॉक पर आपका नया कोई कॉल है क्या? देखिए, ब्रिटानिया अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बहुत ज्यादा उस पर कोई आपको डाउट करने की जगह है नहीं, क्योंकि ब्रांड और प्रोडक्ट की पोजीशनिंग वगैरह काफी स्ट्रांग है। डेयरी वाला जो पुश है वो भी ग्रेजुअली मार्केट थोड़ी बहुत पकड़ रहा है। कंपटीशन वहाँ है अमूल वगैरह से, बट हमारा ये मानना है कि प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रोडक्ट की ब्रांड पोजीशनिंग काफी स्ट्रांग है।
अब ये कैपेक्स के साथ आइडियली साल 2 साल में और बट ग्रोथ आनी चाहिए, बट अनलेस और अनटिल रूरल इंडिया और सेमी अर्बन इंडिया में बहुत बड़ा पुल आता है, मुझे लगता है फ्रेश ट्रिगर्स और ग्रोथ के लिए जब तक इनके जो नए प्रोडक्ट्स हैं उसमें कोई नई एडिशन, कोई सब्सटैंशियल ग्रोथ, मार्केट शेयर एड अप नहीं होती है, तब तक कोई बहुत बड़ी री रेटिंग की गुंजाइश नहीं है। स्टॉक यूजुअली एक्सपेंसिव ही ट्रेड करता है, तो आप 35-40 टाइम अगर फॉरवर्ड भी पकड़ते हैं तो मुझे लगता है 4,000 रुपए तक के लक्ष्य में लगभग फुल्ली वैल्यूड हो जाता है, क्योंकि FY24 में आप उम्मीद कर सकते हैं कि 100 रुपए के आसपास की अर्निंग आएगी। लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्टरी वही रहेगी 15-16% की। डिस्ट्रीब्यूशन रीच वगैरह ऑलरेडी स्ट्रांग है और स्ट्रेंथन होती है, तो कितना रूरल और अर्बन इंडिया में कितना और स्ट्रेंथन कर पाते हैं, मेरे हिसाब से वो एक ही डिटर्मिनेंट रहेगा इनकी ग्रोथ का। पोजीशनिंग वगैरह के हिसाब से ठीक है, नॉर्मल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ जैसी हम इंडिया में एक्सपेक्ट करते हैं उसके संग ग्रो करेगा। तो हाँ, स्टेबल बिजनेस के हिसाब से अगर आप 3-5 साल का व्यू लेके चल रहे हैं तो काफी डिसेंट बेट है, बट ये रनअप के बाद मुझे लगता है अभी शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है फुल्ली वैल्यूड है। शॉर्ट टर्म में फुल्ली वैल्यूड ये स्टॉक ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में एक आउट परफॉर्मर साबित हुआ है। 12% तक के गेन्स पिछले 12 महीनों में। काबा साहब, चार्टिकली आज तो बड़ा गुड डे साबित हुआ है ब्रिटानिया का, लेकिन ये क्या जारी रहेगा? ऐसा लगता है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर देखता हूं तो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है और ये ब्रेकअवे गैप के साथ मिला है। वो था 4000 जोन्स पर, अब 4000 से बाहर निकल गया और सस्टेन हुआ है पावर। यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 4142। मेरे ख्याल से डिप्स वायबल है और मुझे लगता है सस्टेन करना चाहिए। नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट अब 4500 का सोचना चाहिए, लेकिन थोड़ा उसे वक्त लगेगा। तो ये फिलहाल आपके लिए एक मूव। 4600 तक के टारगेट्स तो वैसे भी दिग्गज ब्रोकरेजेस ने भी दिए थे। मेरे ख्याल में नोमुरा का एक टारगेट था 4600 के आसपास का, और स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। ये वो काउंटर जिसने आउट परफॉर्म किया है। अब क्योंकि नंबर्स की बात हो रही है तो एक बार आप SBI भी लेकर आइएगा स्क्रीन पर और साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा भी। अब सवाल यही है कि इन PSU बैंकों में जिस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है, अनडाउटेडली नंबर्स बेहद मजबूत है दोनों के। इनफैक्ट कुछ एरियाज में तो बैंक ऑफ बड़ौदा का परफॉर्मेंस और भी बेहतर दिखाई दे रहा है SBI की तुलना में। लेकिन अस्टाउंडिंग नंबर्स, लीडरशिप SBI के हाथ में और बैंक ऑफ बड़ौदा कैचअप दिखा रहा है। वायदे बाजार के पर्सपेक्टिव से स्वाति बताइए, कहां पर ज्यादा एक लुक्रेटिव ट्रेड बनेगा? क्योंकि आज ऑफ कोर्स बैंक ऑफ बड़ौदा में बड़ा मूव है, लेकिन SBI पिछले हफ्ते भी एक्टिव था और आज उसमें और 3% की तेजी देखने को मिली है। अगर दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस करें हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव, तो मुझे SBI ही काफी स्ट्रांग लग रहा है। तो वंडर उसने रैली दे चुका है ये पर्टिकुलर का स्टॉक, बट मुझे लगता है और भी इसमें पोटेंशियल है। हर्षदा जी 700-750 के लेवल स्ट्रेच करने का फॉर ओवर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स के हिसाब से। तो डेफिनेटली अगर कोई बैंकिंग में दोनों में कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहता है तो टेक्निकल फ्रंट पे मुझे SBI काफी स्ट्रांग लग रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी अच्छा है, बट स्लो एंड स्टेडीली मोमेंटम दे देता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में है, बट मुझे लगता है अगर जल्दी मुनाफा चाहिए तो SBI विल बी द वेरी स्ट्रांग बेट टू टेक अ बाय कॉल एट करंट मार्केट प्राइस। SBI ऑफ कोर्स एक स्ट्रॉन्गर बेट। क्या प्राइस वाइज कैचअप देखने को मिल सकता है गोइंग फॉरवर्ड बैंक ऑफ बड़ौदा में? क्योंकि नेक्स्ट टू SBI यही सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। शरद, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? अगर किसी ने अभी तक PSU बैंकों में पोजीशन नहीं ली है तो क्या SBI में पोजीशन के साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा में भी पोजीशन ले? देखिए, मेरा ये मानना है कि पूरा PSU बैंक जो स्पेस है वहां अगर आप NPA वाली प्रॉब्लम को एड्रेस कर लेते हैं और उसके बाद जो बैंक्स बचते हैं उनको चूज करते हैं, तो उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा SBI आपकी बेस्ट बेट होनी चाहिए। SBI हम अपने PMS में भी होल्ड करते हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा कई बार आपके चैनल पे भी मैंने रिकमेंड किया है। तो दोनों ही स्टॉक मुझे लगता है कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो SBI लगभग शायद 1.5-1.6 के प्राइस टू बुक पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। फॉरवर्ड के नंबर्स पे हमें लगता है SBI के लक्ष्य 700-750 तक के आने चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा अभी भी अगर देखें तो शायद 0.8-0.9 टाइम्स TTM प्राइस टू बुक पे चल रहा है, तो वहाँ वैल्यूएशन में अपटिक आने की गुंजाइश ज्यादा है। SBI यूजुअली 1.5-1.6 पे होलिस्टिक वे पे वहां पे एक बार थोड़ी सी रेजिस्टेंस फेस करता है, चूंकि अभी और कोई लिस्टिंग की बात वो नहीं कर रहे, तो वहां से भी कोई नई वैल्यू एडिशन आने की चांस कम है। तो मुझे लगता है कंपैरेटिवली अगर मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखूंगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा बेटर लगेगा शॉर्ट टर्म यील्ड्स के हिसाब से। लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोनों ही स्टॉक्स काफी डिसेंटली प्लेस्ड है और मुझे लगता है बहुत बड़ी री-रेटिंग की गुंजाइश दोनों ही स्टॉक्स में है।
ओके बीओबी अगर आप देखें वाकई एक प्रेफर्ड कैंडिडेट बाय का स्टिल इन लेवल्स पे इस अर्निंग्स के बाद भी। प्रकाश सर जरा एक बार देखिए इंडियन होटल्स को, और ये कैंडल बता रही है कि ऑल टाइम हाई क्लोज होगा आज इंडियन होटल्स का, और छुट्टियों का मौसम आ रहा है। और बिलीव ना हो तो हर्षदा के ट्विटर हैंडल पे जाके देखिए, ICU एक ट्वीट उन्होंने रीट्वीट किया था, द आई ऑफ ए ग्रे वेल है जी, और दूसरा था टू दिस गाय टू सी दिस गाय इन पर्सन विल बी समथिंग एल्स। ये सी टर्टल। हर्षदा डेस्टिनेशन फाइनल हो गया क्या आपका? नहीं वीरू, मैं सपने For this देख रही हूँ, मैं आजकल यहीं पे फंसी हूँ। लेकिन वीरू मेरी छुट्टी होगी तो इंडियन होटल्स के जरिए नहीं होगी। मैं ये डिस्क्लोजर साफ दे रही हूँ। नहीं ये मौसम का, मैं मौसम के मिजाज की बात कर रहा हूँ। आई कंप्लीटली एग्री। हाँ प्रकाश सर 345 इंडियन होटल्स तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं हर्षदा को याद क्या लग रहा है? शी वाज सपोज्ड टू सेंड मी सम पिक्चर्स ऑफ कोरल्स। आई प्रॉमिस यू सर, आज शाम को आपके पास आ जाएंगे। बिल्कुल, इंडियन होटल्स मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। बिल्कुल बढ़िया लगता है। इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है बढ़िया है, जो सेटअप है उससे भी बढ़िया है। जो ट्रेड कर रहा है वैसे सी जगह पे ट्रेड कर रहा है जैसे आप करें कि न्यू हाई बनने की पूरी संभावना है। ट्रेड कर रहा है 344 पर, स्टॉप लगाना चाहिए 340 का और छोड़ देना चाहिए। मुझे पॉसिबल है कि 360 भी देखेंगे, हो सकता है आज हो सकता है वेडनेसडे को, लेकिन यस पॉसिबल है और अच्छे मूव मिलने की संभावना है इंडियन होटल्स में। बट हर्षदा आई मीन ऑन सीरियस नोट, अगर किसी को ये वाकई ग्रे वेल देखनी हो तो कहाँ जाए, कहाँ की टिकट बुक कराए? हाय वीरू, ये तो आई थिंक क्लोज एनकाउंटर एक्चुअली स्पर्म वेल्स श्रीलंका में लोग देखते हैं अच्छे से, दैट्स द क्लोजेस्ट। और उसके बाद फिर आई थिंक कैलिफोर्नियन कोस्ट और उस तरफ अच्छी खासी दिख जाती है, ये हमारे ट्रॉपिकल वाटर्स में नहीं दिखती। पर एक बार ही हमने ये भी ट्वीट किया था, आपको याद हो, कुछ ऑर्कास गलती से गोवा के पास दिखाई दी थी, तो लक की बात है वीरू। हाँ वरना तो यहाँ पे तो यही होता है, सर वो देखो डॉल्फिन, जब उधर देखो तो कहते हैं सर वहां देखो डॉल्फिन। यहाँ पे यही होता है, मेरे साथ हुआ एक बार ये। खैर आपकी स्क्रीन पर आप देखिए इंडियन होटल्स डे हाई पर करीब 345 पर। मार्केट्स अगर आप देखिए निफ्टी रिकवर होकर करीब 18,153 पे एक स्मार्ट रिकवरी, और करीब 153 जो हमने ट्रेड लॉन्ग पिक किया था 18,080 18,090 की ट्रेजेक्टरी में, वहां से आपको लगभग 60 पॉइंट का स्विंग मिल चुका है। एज ए ट्रेडर मैं आपसे एक बात कहूंगा कि एक 1140 के स्विंग हाई का अपने जहन में बस रखिएगा ख्याल। इट्स 18,158। अगर ये ट्रेजेक्टरी पार होती है तो याद रखिएगा रिलायंस और ये पूरा का पूरा सीमेंट स्पेस इस स्विंग को थोड़ा सा और ऊपर ले जाएगा। मानस अबाव 18,158, सिर्फ एक बार इंट्राडे चार्ट्स देखिएगा कहां तक का स्विंग पॉसिबल है। तो देखिए अगर 18,160 के ऊपर निकला तो आज के हाईज को टेस्ट करने की उम्मीद बहुत बढ़ जाएगी। मे भी आज नहीं, क्योंकि शायद कल हॉलीडे की वजह से आपको हाई लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मिल सकता है, लोग प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहेंगे, लेकिन डेफिनेटली चार्जेस बहुत बढ़ जाएंगे कि आज या तो नेक्स्ट सेशन में आपको आज के हाईज जो कि 18,255 के हैं निफ्टी वो टेस्ट करता हुआ दिखेगा। तो ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली इंडेक्स में दिखाई दे रही है। अपने हाई से अभी भी दूरी है, लेकिन धीरे धीरे करके मोमेंटम यहाँ पर जरूर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कई ऐसे काउंटर्स है जहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। अच्छा, एक तो इन टायर कंपनियों को रिविजिट करते हैं। आपने कहा था अपोलो टायर्स मानस, उस पर स्वाति का भी कॉल आया, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर भी शिल्पा ने एक व्यू दिया। MRF बहुत भारी शेयर है, इसकी हम कम बात करते हैं, लेकिन वो भी आज थोड़ा सा एक्शन दिखा रहा है। तो ये पूरा पॉकेट है जहां पर हम देख रहे हैं अच्छी खासी स्ट्रेंथ। अच्छा, अमर राजा पर शिल्पा हो सके तो एक बार व्यू दीजिएगा, क्योंकि नंबर्स के बाद हमने देखा एक तगड़ी तेजी देखने को मिली, मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी, शायद बाजार को इनका लिथियम आयन बैटरी में इन्वेस्टमेंट भी पसंद आया है। स्टॉक पिछले हफ्ते से कैरी कर रहा है वो मोमेंटम, आज 600 के करीब ट्रेड करता हुआ। जी बिल्कुल हर्षिता, अमरा राजा एक्चुअली लास्ट वीक से हमने भी प्रभुदास लीलाधर में 513 के लेवल से बाय दिया था फॉर टारगेट्स ऑफ 590 to 630, तो ऑलमोस्ट 600 तो हो गया है, ऑलमोस्ट टारगेट के करीब ही है। लेकिन मोमेंटम जितना स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है यहाँ से और अपसाइड है। मे बी आपको 680 से 730 तक के लेवल्स में देखने को मिल जाएंगे, थोड़ा पोजिशनल ऑफकोर्स।
एक पोजिशनल ट्रेड 730 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला इस पूरे स्पेस में। अच्छा, फटाफट वो रेलवे वाली कंपनियां एक बार फिर लेकर आइएगा स्क्रीन पर। आज आरवीएनएल में 10% का उछाल है, 50 रुपए का स्टॉक हो गया। आपका IRFC देखिए 4.5% तक के गेन्स दिखा रहा है। इरकॉन में 3.5% तक की तेजी, और रेलटेल एक स्टॉक है जिसका हम जिक्र पिछले हफ्ते भी कर रहे थे, यहां पर भी आज खरीदारी ही बनती दिखाई दे रही है। राजेश सातपुते, ये पूरा पैक दरअसल पिछले हफ्ते से काफी भाग चुका है, इस पर क्या चल रहा है मैं विस्तृत जानकारी यतिन भी दे रहे थे लास्ट फ्राइडे को। कोई ट्रेड जो आपको लग रहा है अभी भी चेज किया जा सकता है, जहां पर अभी भी पोजीशन ली जा सकती है? हर्षदा जी, मुझे लगता है फिर इन दैट केस रेल टेल ही आप देख सकते हैं, क्योंकि रेल विकास RVNL तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा ये करीबन 40 के आसपास का था, D8 40 के आसपास था, 50 हो गया। तो मुझे लगता है कि अगर एक चुनना है देन यू कैन गो विद रेल टेल। यहाँ पे 125 के स्टॉप लॉस के, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही कहूंगा मैं इसे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे मोमेंटम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो फ्रेश लॉन्ग करना है तो थोड़ा रिस्क है, लेकिन अगर रिस्क लेना है तो 125 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग में बने रहे। 140 142 का टारगेट होगा। ओके, इस बीच रिलायंस का जो वो ट्रेड था 2608 के क्लस्टर में डी हाई पर आ गया। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इंडेक्स का एक हैवी वेट है, और मॉर्निंग फर्स्ट टिक का हाई जो है ये क्रॉस कर गया। कुछ ट्रेड्स और मेरी स्क्रीन पे अपीयर हो रहे हैं, उनको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। एक बार जरा प्लीज़ भारत फौज लेके आइएगा, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, स्विंग अच्छा खासा है, और SBI का स्विंग फिर जनरेट होता हुआ। अब SBI अगर आप देखें 615 पे लगभग 12:48 से लेके अब तक का जो पूरा का पूरा जोन था उसके हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड कर रहा है, ये अच्छा स्विंग दे रहा है। और कैनरा बैंक भी अगर आप देखें तो जो सेकेंड पार्ट 1228 से लेकर अब तक का स्विंग था उसके हाई क्लस्टर को पार कर रहा है। ये मानस अगर एक रीएंट्री मारनी हो किसी PSU बैंकिंग स्टॉक में, अगर आप सुबह प्रॉफिट बुक कर चुके हैं तो आपको ज़्यादा वाजिब रीएंट्री किस में लगती है इस वक्त? देखिए, कैनरा बैंक ज्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि कैनरा बैंक में अभी उस तरह का मूव देखने को नहीं मिला जिस तरह के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिला। ब्रेकआउट बहुत क्लियर है, 300 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट है। नीचे की तरफ से आज इंटरडे सेशन में रिकवरी बहुत ही बढ़िया हुई है, और मेरा समझना है कि स्टॉक आज के हाई को ब्रेक करके करीब 320 के लेवल्स को टच करने की कोशिश करेगा। तो 302 रुपए के स्टॉप लॉस से कैनरा बैंक में खरीदारी करनी चाहिए 320 रुपए के टारगेट के लिए। 320 के लिए एक अपॉर्चुनिटी कैनरा बैंक में क्लियरली है। सरकारी बैंकों का जो दमखम है वो कायम है आज मार्केट में, और यहीं पर सबसे ज्यादा मोमेंटम क्लियरली देखने को मिल रहा है। चलिए थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं, और वीरू जो छुट्टी के सपने लगातार हमें दिखाते रहते हैं उसी से जुड़ी हुई एक कंपनी की बात करते हैं, RateGain Travel। दूसरी तिमाही में घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, मार्जिन में अच्छा खासा सुधार देखने को मिला। इनफैक्ट 10% का इजाफा मार्जिन में बड़ी बात है, 4.5% के मार्जिन 14% पर आ गए हैं। ये दरअसल एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और आप देखिएगा EBITDA में भी एक बहुत तगड़ा इजाफा, रेवेन्यू 47% बढ़ते हुए। अब क्या रहा है खास, डिमांड पिकअप कितना है और इनके बिजनेस में कितनी ग्रोथ देखने को मिली है। हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भानु चोपड़ा जुड़ गए हैं। भानु, स्वागत है आपका। बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस स्पेशली ऑन द मार्जिन फ्रंट, 4.7% के मार्जिन गोइंग अप टू 14% इज क्वाइट इम्प्रेसिव। ये बताइए वेयर इज दिस ग्रोथ कमिंग फ्रॉम सबसे पहले, और क्या ये सस्टेनेबल है 14% का मार्जिन अब? जरूर। सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड के करते काफी पेंट अप ट्रैवल डिमांड थी, तो अभी जो हमारी ग्रोथ है वो ये एक जो पेंट अप डिमांड है इसकी एक बेनिफिशियरी रही है। तो जो डिमांड हम देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, काफी स्ट्रांग है। तो सबसे पहले तो US और यूरोप में सब कुछ खुला था, अब एशिया में भी लास्ट 3-4 महीने में काफी सब कुछ खुल गया है, जापान खुल गया है। तो हम काफी अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड देख रहे हैं, क्योंकि अब वर्ल्ड ओपन है। जैसे कि मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, जो एक ह्यूमन नीड है, पहले कहते थे रोटी कपड़ा मकान, मैं कहता हूँ रोटी कपड़ा मकान और ट्रैवल। तो ओवरऑल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है हमारी इंडस्ट्री में, और क्योंकि एक डिजिटाइजेशन की भी नीड है इंडस्ट्री में, तो उसके करते हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिजिटाइजेशन में करते हैं, हेल्थ ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी में। तो उसके करते हम बहुत सारी डिमांड देख रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स के लिए भी।
और इसी वजह से हम काफ़ी ग्रोथ देख रहे हैं। और हमारा जो बिजनेस मॉडल है, जो आपने मार्जिन एक्सपेंशन की बात की, तो उसमें अब एक ऑपरेटिंग लेवरेज किकिंग कर रहा है। ये जो प्रोडक्ट SaaS का जो बिजनेस मॉडल है, इसमें जैसे जैसे आप और कस्टमर्स ऐड करते जाते हैं तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो होती है वो मिनिमम होती है। तो इसलिए हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज किकिंग करने की वजह से हमारा मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है। और ये भी मैं खुश हूँ आपसे शेयर करके कि जो हमारा Q1 एंड Q2 जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, और Q3 और Q4 जो है वो यूजुअली सीजनली स्ट्रॉन्गर होता है। तो हमें काफ़ी उम्मीद है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है Q3 में मार्जिन से रिलेटेड वो उतनी रहेगी, और Q4 में तो और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस होनी चाहिए। भानु जी, एग्जैक्टली जैसा कि आपने कहा कि इंडस्ट्री में डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है, और आई थिंक जो डिमांड पोस्ट कोविड थी वो अभी तक सस्टेन कर रही है। थोड़ा सा मुझे रेट गेन के लिए समझाइए। जैसे रिसेंटली आपकी एक रॉयल ऑर्किड के साथ भी एसोसिएशन हुई थी, ये हायर लेवल्स पे जो आपने कहा ना कि डिजिटाइजेशन जो है वो काफ़ी एग्रेसिव हो रहा है। अब आपके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स कितने और बढ़ रहे हैं, और कितने डिजिटाइजेशन की जो ये पेस थी एग्रेसिव हो सकती है आगे 6 महीने में और साल भर में, इस पे थोड़ी टिप्पणी करिए। तो अगर आप इस क्वार्टर में भी हमारे देखें तो हमने ऑलमोस्ट 200 कस्टमर और ऐड करे हैं। तो अभी तक हमारे 2300 कस्टमर थे, तो अब 2500 से ऊपर हो गए हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि हम जो ट्रैवल डिमांड देख रहे हैं वो हम अभी Q1 जो नेक्स्ट ईयर है उस तक ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो बुकिंग्स हम अपने सिस्टम्स में देखते हैं। तो वो हम अभी भी काफ़ी जो डिमांड देख रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी जो एक पॉजिटिव सरप्राइज हमारे बिजनेस में रहा है कि जो ये बिजनेस ट्रैवल है, ये भी इसकी भी काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई है, क्योंकि अब लोग बिजनेस के लिए भी काफ़ी ट्रैवल कर रहे हैं। तो हम इसको एनेबल करते हैं GDS कनेक्टिविटी से, जो हम बिग होटल चेन्स को देते हैं। तो हम इसमें भी काफ़ी वॉल्यूम ग्रोथ देख रहे हैं, और इसमें भी हमने रिसेंटली बिजनेस भी विन किया है। और अगर आप हमारे कस्टमर्स देखें, जो सारे वर्ल्ड के टॉप कार रेंटल कंपनीज, होटल चेन्स और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स हैं, उनकी भी Q2 परफॉर्मेंस देखें तो वो रिकॉर्ड परफॉर्मेंस है रेवेन्यू और प्रॉफिट में। और क्योंकि डिजिटाइजेशन अब सब समझते हैं, गिवन जो लेबर शॉर्टेजेस हैं उसको हेल्प करती है एलिविएट करने में, तो हम देख रहे हैं कि लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं टेक्नोलॉजी में। और क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया रही है तो वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो मेरे को काफ़ी उम्मीद है कि ये जो Q3 हमारा जो न्यू बुकिंग्स के परस्पेक्टिव से ये हमारा एक स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर होना चाहिए। जब आप कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर रहेगा इन टर्म्स ऑफ न्यू बुकिंग्स, औसतन किस तरह की ऑर्डर बुक का आप बाय द एंड ऑफ द ईयर एंजॉय कर पाएंगे भानु, उसका कुछ अंदाजा देंगे? मैं अभी तक का, जैसे कि आपने देखा होगा, हमारी जो पाइपलाइन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी लगभग हमारी 300 करोड़ की जो न्यू बुकिंग की पाइपलाइन बन रखी है, और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि उसमें सबसे ज़्यादा कन्वर्जन जो है हमारा Q3 में होना चाहिए, क्योंकि ये अगर हम हमारी इंडस्ट्री का देखें तो ये B2B है, और जो ज़्यादातर जो डिसीजन मेकिंग और बजटिंग होती है वो इस दौरान होती है, क्योंकि जो हमारे अमेरिकन एंड यूरोपियन कस्टमर्स हैं वो अब नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। तो हमें काफ़ी उम्मीद है कि जो हमने नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करे हैं तो उसके करते हमें ज़्यादा कन्वर्जन भी होनी चाहिए। एंड मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहूँगा कि हमारे जो 2 प्रोडक्ट्स हैं, RevAI और जो हमारा चैनल मैनेजर है, अभी रिसेंटली वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड्स में हमें उन्हें बेस्ट कार रेंटल टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर और बेस्ट चैनल मैनेजर का भी अवार्ड ग्लोबली मिला है। वाओ, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट भानु। फाइनली मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने अमेरिका और यूरोपियन क्लाइंट्स की बात की, जिस तरह की कंडीशन यूरोप में है, वहां से किस तरह का बिजनेस आगे आप लार्जली देखेंगे? बिकॉज इट्स बीन रादर डिफिकल्ट टू इवन गेट अ वीजा टू द स्मॉलेस्ट ऑफ कंट्रीज इन यूरोप। तो ट्रैवल डेफिनेटली अफेक्ट हो रहा है, क्या उससे आपके बिजनेस पर कुछ असर पड़ता है, या फिर ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से अब नहीं तो शायद अगले साल होपफुली ईजिंग ऑफ वीजा देखने को मिलेगा और अवेलेबिलिटी रहेगी? देखिए, हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो, जैसे कि आपने कहा, मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और अगर मैं स्पेसिफिकली डेटा
से बेसिस आपको जवाब दूं तो जो हमारा डेटा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारी बुकिंग वॉल्यूम्स हैं, जो नंबर ऑफ बुकिंग्स सारे ट्रैवलर्स कर रहे हैं, वो बुकिंग वॉल्यूम अभी भी यूरोप में इंक्रीज ही हो रही है। तो मैं अगर स्ट्रिक्टली डेटा के बेसिस पे अगर आपको बताऊं तो हम वॉल्यूम ग्रोथ ही देख रहे हैं। और अभी जैसे कि मैंने कहा कि मैं Q1 तक ही प्रिडिक्ट कर सकता हूं, तो हम काफी रोबस्ट वॉल्यूम ग्रोथ देख रहे हैं। जब मैं आपके शो में नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मैं शायद आपको बेटर 2023 की गाइडेंस दे पाऊंगा। शुक्रिया भानु, हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस रेट गेन की तरफ से, एंड वी विश यू कि ये सिलसिला बढ़त का जारी रहे। मार्जिन्स स्पेशली अस्टाउंडिंग मार्जिन्स। शरद, इस पर आपकी एनालिसिस क्या है? क्योंकि बहुत सॉलिड कमेंट्री भी देखने को मिली है, और स्टॉक भी, अगर आप थोड़ा सा लंबी अवधि का चार्ट दिखाइएगा है तो वैसे ये रिसेंट लिस्टिंग, लेकिन स्टॉक भी एक परफॉर्मर रहा है। मैं आज सुबह ही मेंशन कर रही थी कि प्लूटिस मैनेजमेंट ने भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर करीब 20 लाख शेयर लेटली लिए हैं। आपकी राय क्या होगी? जी, पहले तो डिस्क्लेमर, हमारे पीएमएस में हम ये स्टॉक होल्ड करते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू हमारा काफी पॉजिटिव है स्पेस के ऊपर। हमें लगता है SaaS से रिलेटेड जो भी कंपनीज जो एक डिसेंट स्केल पे ऑपरेट कर रही हैं, उनके लिए आने वाले समय में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा निकल के आएंगी। रेट गेन से भी हमारी उम्मीदें काफी तगड़ी हैं। हमें लगता है अर्निंग्स में काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ 40-50% जैसी रहनी चाहिए। वैल्यूएशन वाइज कैचअप प्ले करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन जिस स्पेस में कंपनी ऑपरेट कर रही है और जैसी कंपनी की पोजीशनिंग है, और जैसा कि अभी मैनेजमेंट भी आपको बता रही थी कि जैसे जैसे स्केल ऑफ जो ऑपरेशन है वो बढ़ता है, उसका सीधा असर इनकी कमाई पे पड़ता है, क्योंकि इंक्रीमेंटल कॉस्ट उतनी बढ़ती नहीं। तो हमें लगता है ये काफी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है लॉन्ग टर्म के लिए, बट आपको थोड़ा अपना नजरिया लंबा करना होगा, 3 से 4 साल और आपको सोचना होगा। तो अर्निंग्स हमें लगता है कि 24 में लगभग 9-10 रुपए के आसपास और 25 में 14-15 रुपए के आसपास आ सकती है। तो वैल्यूएशन सब पहले जितनी एक्सपेंसिव थी उतनी नहीं है, बट फॉरवर्ड पे आप समझिए अभी भी 20 टाइम है। बट जिस टाइप की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की हम उम्मीद कर रहे हैं, हमें लगता है 30 से 40 टाइम के मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिलने चाहिए। तो कम भी, कंजर्वेटिवली भी हमें लगता है FY25 के लिए 450-500 तक के लक्ष्य पॉसिबल है कंपनी में। ओके, रेट गेन पे आपका ये पोस्ट नंबर्स और मैनेजमेंट की इंट्रैक्शन के बाद व्यू था। इस बीच याद रखिएगा, निफ्टी पर हम लोगों को करीब 100 पॉइंट का स्विंग मिला, और जस्ट अ सेशन बिफोर अ हॉलीडे अगर आपको ये 100 पॉइंट का स्विंग मिल चुका है, 90 पॉइंट का स्विंग मिल चुका है, तो प्लीज़ बुक कर सकते हैं बतौर डे ट्रेडर। और पोजिशनल व्यू में कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई चेंज नहीं है। पर अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो याद रखिएगा, ये स्विंग बहुत जल्दी मिल चुका है आपको। मात्र 35 मिनट के अंतराल में 100 पॉइंट का स्विंग मिला है। दैट्स इनफ आई थिंक फॉर अ डे ट्रेडर। जैसे ही वो 18,153 का लेवल निकला तो हम करीब आप समझ लीजिएगा कि एक हाई लगा के आ गए 18,182। हमारी चर्चा शुरू हुई थी हर्षद और मेरी करीब 18,188 पे। ओके, अब यहाँ से काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सस्ता ऑप्शन याद रखिएगा, ये शिल्पा जी के सौजन्य से आएगा। शिल्पा जी बताइए क्या पिक कर रही हैं आप, और बेटर स्विंग कहाँ पॉसिबल लग रहा है आपको ऑप्शंस में? जी वीरेंद्र जी, मुझे टाटा पावर पे थोड़ा ट्रैक्शन दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा रहना चाहिए सस्ता ऑप्शन। टाटा पावर का 235 कॉल 4 रुपए 20 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो आपको इसमें अभी पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 3 रुपए का, और टारगेट्स वो रहेंगे 6 और 8। ओके, टाटा पावर 235 पे कॉल लेना है। यहाँ पर करीब 4 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। पावर गेट की कॉल आ ही चुकी है, और अगर आप देखें टाटा पावर की भी, अगर आप देखें कॉल आपकी स्क्रीन पर, मतलब पावर गेट वैसे कॉल इस कार्यक्रम में शामिल थी। स्वाति बताइए आपका एफएनओ सुपरस्टार। इन कॉपर पे बाय कॉल देना चाहूंगी वीरू जी। ये पर्टिकुलर काउंटर पे हम देखें तो काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रही। काफी दिनों से हम सेलिंग प्रेशर देख रहे थे, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन में चल रहा था, उसने ब्रेकआउट दिया है आज ही विद वेरी गुड वॉल्यूम्स। तो मुझे लगता है इसमें काफी पोटेंशियल अपसाइड में 124 के लेवल्स टेस्ट करने की। तो इन कॉपर करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 106 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर अ टारगेट ऑफ 125 रुपीस। 25 के टारगेट के लिए हिंदुस्तान कॉपर में एक ट्रेड आप दे रही हैं। चलिए अब चार्ट का चमत्कार राजेश सातपुते आपकी तरफ से। हर्षदा जी देखिए, मुझे लगता है कि आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद मुथूट फाइनेंस ओनली, क्योंकि मुथूट में एक जो हुआ है पिछले, आप कह सकते हैं जब से शो शुरू हुआ है, ये 1100 का लेवल थोड़ा सा चैलेंज लग रहा था,
लेकिन 1100 के ऊपर मुथूट फाइनेंस में यहाँ पे ट्रेडिंग शुरू हुआ है। तो अगर किसी नए ट्रेड के हिसाब से सोचे तो स्टॉप लॉस को ट्रेड करने का टाइम हुआ है, जो हमने पहले भी बोला था। तो जो नया स्टॉप लॉस होगा हर्षदा जी, वो रहेगा 1085 का, और टारगेट वही सेट करना है हमें करीबन 1160 का। 1160 के टारगेट के लिए एक मौका मुथूट फाइनेंस पर अभी भी दाव तेजी का इस समय राजेश सातपुते खेल रहे हैं। चलिए शरद, आपकी बारी। मिड कैप फंडा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस काफी डिसेंट बेट है इन वैल्यूएशंस पे। कंपनी सीवी फाइनेंसिंग में एक मेजर पोजीशन रखती है, यूज्ड व्हीकल्स में एक मेजर पोजीशनिंग रखती है। हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में सीवी के साइकिल में काफी स्ट्रेंथ रहनी चाहिए, जिसका फायदा इस कंपनी को भी मिलना चाहिए। जो जीएनपीएस वगैरह में बढ़त आई है वो भी ग्रेजुअली, चूंकि सीवी का साइकिल स्ट्रांग रहेगा तो इनको भी फायदा होना चाहिए। ज्यादा करके कंपनी यूज्ड सीवीज पे काम करती है। अब लगभग कंपनी श्रीराम सिटी यूनियन वाले मर्जर के भी लगभग कंप्लीट करने के कगार पे है, जिसका फायदा ये होना चाहिए कि थोड़ी सी लोन बुक और डाइवर्सिफाई हो जानी चाहिए। अभी जो लगभग 75-80% सीवी और एमएचसीवी से ही आता है, वो थोड़ा और डाइवर्सिफाई हो जाएगा श्रीराम सिटी यूनियन के मर्जर के बाद। वैल्यूएशन वाइज हमें लगता है फॉरवर्ड बुक वैल्यू करीब 1500-1600 के आसपास रहनी चाहिए, और कंपनी को 1.25 से 1.5 का प्राइस टू बुक मल्टीपल आसानी से मिलना चाहिए। तो 1800 से 1900 लाख के रुपए के लक्ष्य के हिसाब से श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस एक बहुत डिसेंट बेट है। और डिस्क्लेमर ये कि हम अपने पीएमएस में ये स्टॉक होल्ड करते हैं। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर भी एक तेजी का कॉल, 1800 का टारगेट दिया जा रहा है। चलिए एक एक करके सारे स्टॉक्स रिकैप करते हैं, फिर मार्केट पर लौटेंगे क्योंकि यहाँ पर भी मोमेंटम जोर ही पकड़ रहा है। शुरुआत हमारी हुई थी शिल्पा के साथ। सस्ता ऑप्शन टाटा पावर इन्होंने दिया 235 का कॉल लेने की सलाह, जो 4 रुपए 50 पैसे पर खड़ा है। 6 रुपया पहला टारगेट, दूसरा 8 रुपए का टारगेट। स्टॉप लॉस आप 3 पर लगाएंगे, ये है फिलहाल इनकी राय। हिंदुस्तान कॉपर एफएनओ का सुपरस्टार ट्रेड, ये स्वाति ने चुना है। 125 के टारगेट के लिए हिंद कॉपर में एक मौका है तेजी का। 106 पर स्टॉप लॉस लगाइएगा। याद रहे स्टॉक आज इस समय 3% की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। राजेश सातपुते ने इनफैक्ट अपना कन्विक्शन ट्रेड जो कार्यक्रम की शुरुआत में शेयर किया था, ऐसे ही दोहराया है चार्ट का चमत्कार में। 1160 के टारगेट के लिए मुथूट फाइनेंस पर ये बुलिश है, और श्रीराम ट्रांसपोर्ट का भी अभी जिक्र कर रहे थे शरद अवस्थी। 1800 का मीडियम टर्म टारगेट इनकी तरफ से आया है। 1.5% का उछाल इस स्टॉक में। इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा। निफ्टी की तो बात वीरू कर ही रहे थे, अब 18,168 के लेवल्स पर है, 53 अंकों का इजाफा। लेकिन निफ्टी बैंक देखिए, 320 अंकों की बढ़त कुछ ही देर पहले इसने कमाई। 41,566 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही तगड़ा मोमेंटम। और फर्स्ट हाफ में आपने गौर किया होगा कि एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, इनकी बदौलत दरअसल वो ज्यादा तेजी देखने को मिली थी, और बाकी पीएसयू बैंकों का योगदान था। अब आपके लिए एक बार फिर लेकर आते हैं निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स। तो इस समय आप गौर करेंगे आईसीआईसीआई बैंक 0.5% ऊपर आ गया है, इसमें रिकवरी देखने को मिली है, तो उसकी तरफ से योगदान बढ़ता हुआ। एचडीएफसी बैंक में भी 0.5% की रिकवरी पिछले 10-15 मिनटों में आती दिखाई दी है, उसका भी योगदान आप देख रहे हैं। तो एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ये दो दिग्गज निजी बैंकों का भी सहारा है आपका आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक के रूप में। हालांकि कोटक और इंडसइंड में मुनाफा वसूली अब भी जारी है, लेकिन थोड़ा सा दबाव ईज ऑफ हुआ है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन तगड़ा मोमेंटम। स्वाति, आईसीआईसीआई वर्सेस एचडीएफसी, अगर एक ट्रेड लेना हो, गट क्या कहता है, किसके साथ जाएंगी? अगर दोनों में कंपैरेटिव एनालिसिस करना है ऑन द टेक्निकल फ्रंट, तो मुझे एचडीएफसी बैंक अच्छा लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक ने ऑलरेडी मोमेंटम दे चुका है, डबल टॉप्स बना रहे हैं एट अराउंड 920 के रेंज में, वो ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। इसके कंपैरेटिव में एचडीएफसी बैंक काफी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है, स्लोली मोमेंटम चल रहा है, बट डेफिनेटली हाई टॉप्स हाई बॉटम अभी भी मेंटेन है ऑन द वीकली चार्ट। तो मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक स्ट्रॉन्ग रहेगा। इमीडिएट टारगेट विल बी 1550 एंड उसके बाद हम लोग 1580 के लेवल्स देख सकते हैं। अगर मोमेंटम रैली ऐसी ही कंटिन्यूड रहेगी तो मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक में बाइंग कॉल लेना चाहिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1470 रुपीज। 1470 का स्टॉप लॉस प्लेस करके आप बाय कॉल ले सकते हैं एचडीएफसी बैंक में 1550-1600 के टारगेट्स के लिए। एचडीएफसी आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो एक यहाँ पर हर्षदा ने एक कंपैरेटिव अगर आप देखें व्यू लिया आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में। मीनवाइल कुछ स्टॉक्स जो यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं, देखिए अच्छा शब्द का जब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि डे लो से रिकवरी कौन दिखा रहा है। आज टीवीएस मोटर्स इस वक्त एक अच्छे पुल बैक मोड में है, और जो
मॉर्निंग में अगर आप देखें सिंक हुआ था ये स्टॉक, आज फिर सिंक होने के बाद संभलता हुआ, मतलब अल्टीमेटली लोअर शेडो काफ़ी वाइड हो गई है। दैट मीन्स इस स्टॉक का जो पोस्ट मई 2022 मतलब इस साल के 22 के बाद जो बिहेवियर रहा है, ये क्लोजिंग बेसिस पे कभी भी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया है मई से लेकर अब तक का। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था सितंबर के, अगर आप देखें सीरीज के एक्सपायरी के नज़दीक, और आज वैसा ही हुआ। स्विंग टूवर्ड्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मिला, लेकिन फिर उसको रीगेन कर गया। मानस, एनी इश्यूज विद टीवीएस मोटर्स? अपनी लॉन्ग को ट्रिम करें या फिर रहने दें, होल्ड करें? आई थिंक थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा अगर कोई फ्रेश लॉन्ग बनाना चाहते हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये थी कि यार 20 डे मूविंग एवरेज मॉर्निंग के बीच हो गया, उसके नीचे गया। पॉजिटिव ये है कि वी शेप रिकवरी हमने देखी है पिछले करीब आधे घंटे में, लेकिन फिर भी आप खरीदारी करेंगे तो 1130 के ऊपर ही खरीदारी करेंगे। टीवीएस मोटर इंतजार रहेगा उन लेवल्स के पार जाने का। फिलहाल 1100 के आसपास वाकई में इसमें डे लो से रिकवरी जरूर देखने को मिली है। यहाँ पर नतीजे भी अच्छे ही थे कंपनी के। चलिए अब फोकस करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स पर जहां पर थोड़ा सा मुनाफा वसूली का साया आने लगा है। उनमें से एक स्पेसिफिक ट्रेड है जो दरअसल फार्मा काउंटर है, डीवीज लैब। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, 8.5% तक का दबाव। इसके अलावा कुछ और काउंटर्स भी हैं जहां पर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दे रही है, और उसी पर आज फोकस है हमारा। क्या चल रहा है में हमारे साथ यतिन जुड़ गए जो आपको बताएंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है और इस स्टॉक में इतनी मुनाफा वसूली क्यों आई है। बताइए यतिन। तो हर्षदा, देखिए हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों में फार्मा में काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं, चाहे वो इनोवेटर्स हो, चाहे वो एपीआई कंपनी हो जो यूजुअली फार्मा कंपनीज को रॉ मटेरियल बेचती हैं। वहाँ आपको अब खास करके प्रेशर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि पिछले साल का बेस जो था उसके अंदर कोविड की दवाएं, कोविड के रॉ मटेरियल्स वो अपने जो है कस्टमर्स को सप्लाई कर रहे थे, एमएनसी फार्मा कंपनीज को सप्लाई कर रहे थे। इस क्वार्टर में क्या चेंज हुआ है? पिछले क्वार्टर में अगर हम देखें तो मैनेजमेंट्स ने ये कहा था कि 1-2 क्वार्टर्स चाहिए संभलने के लिए, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस क्वार्टर के नतीजे भी देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बुरे हुए हैं। स्पेशली लॉरस लेबोरेटरीज़ की बात करें या डीवीज लेबोरेटरीज़ की बात करें। लॉरस की बात करें तो उन्होंने अपना $1 बिलियन का जो रेवेन्यू टारगेट था जो वो अगले फाइनेंशियल ईयर में पोस्ट करने वाले थे, वो 10% से काटा। सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर हम डीवीज की बात करें तो पिछले क्वार्टर ही उन्होंने किसी भी प्रकार का गाइडेंस देने से मना कर दिया था, क्योंकि टाइम्स काफ़ी चैलेंजिंग थे और काफ़ी उतार चढ़ाव हमने रिजल्ट्स में देखे थे। और अगर हम यहाँ की भी बात करें डीवीज लेबोरेटरीज़ की, तो 2 बजे मैं कॉन्फ्रेंस कॉल सुन रहा था, तो डीवीज ने 2-3 चीज़ें कहीं। सबसे पहली बात कि हमारे बिजनेस को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ना देखा जाए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है बदली हो जाती हैं मार्केट प्लेस में। हालांकि अगर हम मार्केट की बात करें तो उनका मानना ये है एनालिस्ट का कि जो कोविड रिलेटेड ड्रग पोर्टफोलियो है वो अब एब होता जा रहा है, अब वहाँ बिजनेस कम होते जा रहा है। और अगर हम कंपनी की बात करें तो इनका मानना ये है कि जो कस्टम सिंथेसिस बिजनेस है या जो थेराप्टिक्स का बिजनेस है वो पिकअप हो रहा है, क्योंकि जब कोविड का काल था तब फोकस वहाँ था और अब फोकस जो है जेनेरिक्स बिजनेस पे आने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये जो सेगमेंट्स में बहुत वेरिएशन आ रहा है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़े हुए हैं, क्योंकि एनर्जी कॉस्ट ग्लोबली बढ़ चुके हैं। इसके कारण रॉ मटेरियल भी महंगा आ रहा है और जो सीधी तरीके से इन सारी फार्मा ईपीआई सप्लायर्स के मार्जिन पर प्रेशर कर रहा है। तो क्लियरली अगर हम देखें परफॉर्मेंस का तो सोलारा लगभग 60-65% नीचे एक साल के अवधि में। अगर हम डीवीज लैब की बात करें तो 30-35% स्टॉक नीचे है। और यही बात को लेके कि शायद जो बिजनेस और जो धंधा इन्होंने कोविड के काल में किया था पिछले 1 साल में, वो अब आता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा और शायद ये फर्दर प्रेशर करेगा शॉर्ट टर्म मार्जिन्स के लिए। और ये जो शॉर्ट टर्म का खेल है, इसके कारण आज हम डीवीज के स्टॉक में भी देख रहे हैं कि स्टॉक लगभग 10% नीचे है। 3 दिन पहले स्टॉक 6% ऊपर था और कहीं ना कहीं आज अगर हम देखें तो बिल्कुल ही स्टॉक में एक जबरदस्त रिवर्सल आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी, और मुझे याद है लॉरस के नंबर्स के बाद भी इसकी ढिलाई होती हुई दिखाई लॉरस भी 10% नीचे था रिजल्ट्स वाले दिन। तो क्लियरली कुछ तो मार्केट पड़ रहा है और उसी पर रिएक्शन क्लियरली आता हुआ। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। हमारे साथ नीरज दीवान भी जुड़ गए। नीरज, अगर फार्मा कंपनियों पर आपकी हाल फिलहाल में नजर गई हो और जो एनालिसिस इस समय यतिन पोस्ट कर रहे थे, एक तो एविडेंट है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट लार्जली कई कंपनियों के लिए बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन कंपनियों पर खासा दबाव देखने को मिला है। डीवीज के केस में उस कॉन कॉल में उन्होंने गाइडेंस भी बिल्कुल नहीं दिया। तो ये असमंजस है कि आगे बिजनेस में ग्रोथ आएगी या नहीं आएगी, कितना अबेट होगा ये रॉ मटेरियल वाला प्रेशर।
आपकी अप्रोच क्या रहेगी, क्योंकि एक समय में एक तगड़ा डिफेंसिव प्ले, एक समय में एक अच्छा खासा रिटर्न दिलाने वाला सेक्टर, आज फिर देखिए 10% टूट रहा है थोड़े से नेगेटिव नंबर्स में आने के बाद। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरह की प्राइस मूवमेंट देखने को मिली है, अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए डीवीज के बिल्कुल भी। आई थिंक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है, बिकॉज जहां आप थोड़ी सी ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं वहां पे डी ग्रोथ दिखे और मार्जिन प्रेशर भी दिखे, तो वो एक जहाँ गाइडेंस की भी अभी थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। आई थिंक उनको खुद भी इतना ज्यादा क्लैरिटी भी नहीं है, बिकॉज जिस तरह से बिजनेस डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं उनके लिए लास्ट 2-3 साल, जैसे कोविड के हिसाब से रहा, फिर अब चेंज हो रहा है, उसको जेनरिक्स पे जा रहा है, बिजनेस डायनेमिक्स पूरा चेंज हो रहा है उनके लिए। आई थिंक वहाँ वो एक बीच का टाइम है जहाँ पर वो चेंज देखने को मिल रहा है। और रॉ मटेरियल प्राइसेस का जो प्रेशर है वो तो मुझे लगता है कि आगे चलते हुए अब 1-2 क्वार्टर में कम हो जाना चाहिए। लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होनी शुरू हो गई है, जो पहले बहुत ज्यादा थी। आई थिंक उसका इम्पैक्ट तो अगले क्वार्टर में या उसके अगले क्वार्टर में आना देखना शुरू हो जाएगा। बाकी टॉप लाइन में क्या मूवमेंट आती है और कैसे डायनामिक चेंज होते हैं वो भी देखना बाकी है। आई थिंक ये काफी फार्मा कंपनीज के साथ ये चैलेंज है, बिकॉज ये जो कोविड के बिजनेस आया था उसकी वजह से काफी मोमेंटम आया बिजनेस में भी और स्टॉक प्राइसेस में भी, तो वो एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। आई थिंक इस पे फिर भी कई कंपनीज हैं, जो सन फार्मा है, सिप्ला है, जो जिन्होंने बहुत जल्दी अडैप्ट कर लिया और उनका जो अपना कोर बिजनेस था चलता रहा, उनके जो उनमें फिर भी इतना ज्यादा प्रेशर नहीं देखने को मिला। तो आई थिंक एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ले सकते हैं, बट फिर भी मुझे लगता है फार्मा एज अ सेक्टर अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, अभी थोड़ी और कंसोलिडेशन, थोड़ी सी करेक्शन और बाकी है सेक्टर पर। वाकई अभी जब यतिन बात कर रहे थे और टिप्पणियां कर रहे थे इस स्पेस में, तो सही कहा आपने हर्षदा। सबसे ज़्यादा डर अगर किसी स्टॉक को देख के लग रहा है तो वो है लॉरस। मुझे याद है पोस्ट कोविड, आई मीन ये ड्यूरिंग द कोविड, जिस स्टॉक को एपीआई प्लेयर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग मूव मिला था वो था लॉरस। ये स्टॉक 1 जुलाई 2020 को, यू कैन नॉट बिलीव, 97 रुपये से बढ़ के आप समझ लीजिएगा कि अगस्त 2021 में, यानी करीब 15 महीने के अंतराल में 714 रुपये हो गया था। और मैं यहाँ पे इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि यतिन की इन टिप्पणियों के बीच में याद रखिएगा 30 सितंबर से लेके अब तक इसने 3 लो लगाए हैं, और तीनों के तीनों लो जो है वो 460 और 64 की ट्रैजेक्टरी में। टेक्निकली बाद में डिस्कस कर लेंगे इसको, बट स्विंग बिलो 450 या फिर एक स्विंग और एक क्लोज बिलो 450, इसका जो टेक्निकल सेटअप है उसको बहुत ही बुरी तरीके से खराब कर देगा। खैर, नीरज जी से इस खास और एक्सक्लूसिव बातचीत में थोड़ा सा फिर से अगर आप देखें, शिरकत करते हैं जी। आज आप स्पेस देखिए जो कि डिलीवर कर रहा है, उसमें पीएसयू बैंक्स, एसबीआई के नंबर्स देखे आपने, और मेरे ख्याल से 2 पायदान ऊपर ही थे बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स। सर, आपको इस बार ये सरकारी बैंकों के नंबर्स कैसे लगे, और अभी भी इस बाजार में या फिर इस स्पेस में चेज करने लायक है तो क्या है? एक्चुअली बहुत अच्छे नंबर आए हैं, पर एक्चुअली हमने भी अभी अक्टूबर के शुरू में ही अपनी एक रिपोर्ट निकाली थी पीएसयू बैंक्स ने, आई थिंक पहले इस प्रोग्राम में मेंशन भी किया है। तो जिस तरह की क्रेडिट ग्रोथ की उम्मीद हमने करी थी कई बैंक्स को मिलने के बाद, उससे भी ज्यादा अच्छी क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिली है। और एसेट क्वालिटी का तो पहले से ही काफी इंप्रूवमेंट आ चुकी है, काफी क्रेडिट कॉस्ट कंट्रोल में आ गई है और एनपीए भी कंट्रोल में आ गए हैं। तो जहाँ क्रेडिट ग्रोथ आती है वहाँ आई थिंक मुझे लगता है कि अभी 2-4 और क्वार्टर ऐसे आएंगे जहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ अच्छी मोमेंटम पकड़ सकती है। तो उसको देखते हुए अगर आप देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, जो हमारे कुछ स्टॉक थे जो हमने रिकमेंड किए थे, अभी भी जो कैनरा बैंक है वो अपनी बुक वैल्यू से डिस्काउंट पे चल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा डिस्काउंट पे चल रहा है, यूनियन बैंक आई थिंक 0.67 टाइम पे चल रहा है। तो अभी भी डिस्काउंट पे चल रहे हैं बुक वैल्यू से। और 2024 तक मुझे लगता है कि अभी काफी बैंक जो अपनी गाइडेंस दे रहे हैं वो अभी आई थिंक 2024 तक भी 1% के आरओए पे नहीं पहुंचेंगे, बट 2025 का उनका टारगेट है कि 1% के आरओए पे पहुंच जाएंगे। तो अभी एक आई थिंक ये जो 1-1.5 साल की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है और क्रेडिट ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। आई थिंक अभी भी जो स्टॉक्स है जैसे यूनियन बैंक है वो अच्छे डिस्काउंट पे चल रहा है, कैनरा बैंक की बात करिए अच्छे डिस्काउंट पे चल रहा है। आई थिंक वहाँ पे अभी भी अपसाइड है। तो अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो मुझे लगता है कि अभी इन्वेस्टेड ही रहना चाहिए, बिकॉज अभी आपको 3-4 क्वार्टर और अच्छे मिल सकते हैं। और
आई थिंक जहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए वहाँ पे थोड़े डार्क हॉर्सेज हैं, जैसे यूनियन बैंक है, जहाँ पे आई थिंक एक थोड़ा सा और हमको रिटर्न बेटर मिल सकती है, बिकॉज यहाँ भी काफी पैरामीटर्स इंप्रूव हो रहे हैं और क्रेडिट ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग हो रही है। जी हाँ, तो स्टे लॉन्ग, आई मीन निजी की अप्रोच यही है, और ये स्पेस अभी आप शायद 4 क्वार्टर्स तक अभी पैसा बना के और आपको देगा। अच्छा नीरज जी, जब आपसे हम बातचीत कर रहे हैं उस वक्त ऑटो में अच्छा मूव है, इनफैक्ट ऑटो में एक बड़ा ही अच्छा ब्लेंडेड सा मूव है। एक दिन ऑटो डिलीवर करता है फ्रंटलाइन स्पेस, कभी कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, कभी पैसेंजर, कभी टू व्हीलर स्पेस। टू व्हीलर में लीडरशिप टीवीएस के हाथ में है, बट अब बैटरी स्टॉक्स में स्विंग विजिबल है, टायर स्टॉक्स में स्विंग विजिबल है। सर आप इस वक्त इस स्पेस में कहाँ फोकस कर रहे हैं? बेसिकली अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो मारुति के भी बहुत अच्छे नंबर आए थे, बट उसका ये है कि बिकॉज वैल्यूएशन वाइज अगर आप हिस्टोरिकल पैरामीटर पर देखें तो मारुति सस्ता नहीं है उस हिसाब से। दो अभी भी एक इम्प्रूवमेंट आगे देखने को मिलेगी, ग्रोथ देखने को मिलेगी, बट वैल्यूएशन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बट अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा देखें, जैसी बुकिंग है, जिस तरह का मोमेंटम वहां पे देखने को मिल रहा है, और जहाँ पे थोड़ा प्रेशर सेमीकंडक्टर का कम होगा, रॉ मटेरियल का कम होगा, आई थिंक उनके मार्जिन अच्छे इंप्रूव और हो सकते हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा लार्ज कैप में एक ऐसा स्टॉक है, इसमें आपको अभी भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है आगे चलते हुए। और उसके अलावा जैसे आपने ठीक कहा, जो ऑटो इंसिलरीज है वहां पे आई थिंक जहाँ पे एक जो कंपनी ओईएम्स को इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, वहां पे उनका प्रेशर जो पड़ता है ऑटो इंसिलरीज पे वो कम हो जाएगा, तो वहां पे भी जो प्राइसिंग प्रेशर उन पे था वो कम हो जाएगा, तो वहां उनके मार्जिन इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल सकते हैं। इसमें ऑटो इंसिलरी में अच्छे, जैसे आपने टायर की बात करी, रबर प्राइसेस कितने गिर गए, तो वहां भी एक इम्प्रूवमेंट कंटिन्यू हो सकती है। तो आई थिंक ऑटो इंसिलरीज और लार्ज कैप में जैसे महिंद्रा है, आई थिंक इनमें आप अभी भी पैसा बना सकते हैं। नीरज, न्यू लिस्टेड कंपनीज में स्पेशली ये जो न्यू टेक कंपनियां हैं उनमें आपको कुछ पसंद है क्या? और मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आई थिंक इस हफ्ते ऑनवर्ड्स ही कई कंपनियों के लिए वो प्री लॉक इन पीरियड्स खुलते हुए दिखाई देंगे, तो ऐसा हो सकता है बड़े पैमाने पर प्री आईपीओ निवेशक, वेंचर कैपिटलिस्ट, दूसरे एचएनआईज यहाँ पर एग्जिट करते दिखाई दें। रिटेल निवेशकों के लिए यहाँ पर क्या कोई ऐसा स्टॉक है जहाँ पर गिरावट में मौका मिलेगा, या फिर अभी भी एक नो गो एरिया है? एक्चुअली जिस तरह के वैल्यूएशन पे स्टॉक चल रहे हैं, जो जिनका बात भी कर रहे हैं, जिनकी लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है, आई थिंक वो यहाँ से गिरने के बाद भी अब कितना गिरते हैं, आई थिंक फर्स्ट वी नीड टू सी दैट, बिकॉज आई थिंक बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे थे वो स्टॉक। तो आई थिंक टीवी फिनटेक ले लें आप, काफी स्टॉक्स ऐसे हैं तो अभी मुझे लगता है कि बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, ऐसे वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव नहीं है। बट जैसे नायका में अच्छी करेक्शन आई थी, अगर नायका में करेक्शन थोड़ी और आ जाती है इस लेवल से, जो हमने करेक्शन देखी थी उससे भी थोड़ा और नीचे आता है, जोमेटो है, आई थिंक ये कई स्टॉक्स हैं जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा है और विजिबिलिटी है। आप देख रहे हैं कि किस तरह का नायका के स्टोर है, जोमेटो को के यूजर्स किस तरह के हैं, तो वो एक विजिबल दिखता है, बिजनेस मॉडल भी अच्छा दिखता है। तो आई थिंक वहां पे अगर आपको अच्छी ट्रैक्शन और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मिलती है, कुछ प्रेशर देखने को मिलता है, तो आई थिंक वहां पे आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अपॉर्चुनिटी क्लियरली इन स्टॉक्स में नायका जैसे ट्रेड्स में बनती हुई दिखाई देगी। अच्छा, रिसेंटली हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, रेलवे कंपनियों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। अब हो क्या रहा है सेक्टोरली, पहले डिफेंस कंपनियों की बारी थी, मझगांव डॉक, कोची शिपयार्ड एंड दी अदर्स हर रोज अच्छी खासी हरकत दिखाते थे और पिछले हफ्ते तक तो वो सिलसिला जारी था। फिर उसके बाद एटलीस्ट इन द लास्ट 2 वीक्स ये रेलवे कंपनियों पर लोगों की नजर आई है। नीरज, यहाँ पर खरीदारी कौन कर रहा है? क्या ये म्यूचुअल फंड्स की तरफ से बाइंग है, एचएनआईज है? क्योंकि रिटेल को बहुत लिमिटेड समझ है इन रेल कंपनियों की। आई एम श्योर किसी ने बहुत गहरी रिसर्च करके इन स्टॉक्स में पोजीशन लेना शुरू की है। एनी इनसाइट, और क्या इस तेजी का फायदा, इस तेजी को देखकर रिटेल निवेशकों को भी यहाँ पर कुछ पोजीशन लेनी चाहिए? हाँ, जिस तरह की इनकी ऑर्डर बुक थी कंपनी की, बिकॉज हम भी रिसर्च करते तो हमने भी राइट्स के ऊपर रिपोर्ट निकाली थी, बहुत अच्छी वैल्यूएशन भी चल रहा था अगर आप 6-8 महीने की बात करें तो। लेकिन लास्ट कुछ 1-2 महीने के अंदर अच्छी मोमेंटम आई है, जो प्राइस मोमेंटम भी अच्छा आया है, तो इनकी ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग थी और एग्जीक्यूशन पिकअप कर रही है। और जहां मार्जिन प्रेशर कम होगा बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल प्राइसेस कमिंग डाउन, वहां पे एक मार्जिन इंप्रूवमेंट भी अच्छी देखने को मिली थी।
मिलेगी। तो आई थिंक वही रीजन है, बिकॉज आई थिंक काफी रिपोर्ट्स भी मैंने रिसेंटली देखी है मैंने रिसर्च एनालिस्ट की रेलवे सेक्टर के ऊपर। आई थिंक उसकी वजह से आई थिंक कुछ इंस्टीट्यूशनल बाइंग है जो इसके अंदर हो रही है। तो अभी भी आई थिंक स्कोप है, लुकिंग एट द मार्जिन इंप्रूवमेंट और जो ऑर्डर बुक पोजीशन है रेलवे वैगन कंपनीज के लिए भी, जो वैगन बनाती हैं वहां भी एक अच्छा ऑर्डर बुक उनकी क्रिएट हो रही है, उनको अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं। तो वहां भी आगे चलते हुए मार्जिन इंप्रूवमेंट होगी, बिकॉज स्टील प्राइसेस कम हुए हैं, कमोडिटी प्राइसेस कम हो रहे हैं। आई थिंक वहां पे अभी भी स्कोप है जो आगे अगर आप इन्वेस्ट करें तो कुछ रिटर्न मिल सकती है। अभी इस समय अगर आपने नया पैसा लगाना है, कोई खास एक सेक्टर आपने क्या चुना है नीरज जिसमें सबसे ज्यादा कन्विक्शन है? आई थिंक एक टेक्सटाइल सेक्टर है, जो टेक्सटाइल कंपनीज, अपैरल कंपनीज हैं जो कॉटन पे डिपेंडेंट थी। तो आई थिंक कॉटन प्राइसेस की करेक्शन ऑलरेडी सामने दिख रही है, विजिबल है। इस क्वार्टर में आई थिंक 19-20% ऑलरेडी कॉटन प्राइसेस गिर गए हैं। आई थिंक आगे चलते हुए ये जो करंट क्वार्टर है इसमें अगर इम्प्रूवमेंट ना दिखे, बिकॉज कुछ हाई कॉस्ट इन्वेंट्री होगी, बट आगे चलते हुए एक मार्जिन इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। और काफी कंपनी ने जून के लास्ट में, जून के मिड में अपने प्राइसेस बढ़ा दिए थे। तो प्राइसेस बढ़ चुके हैं और जहां कॉटन प्राइसेस कम होंगे, उनका रॉ मटेरियल कम होगा। तो आई थिंक ये टेक्सटाइल अपैरल कंपनीज हैं जिनको आगे चलते हुए बेनिफिट मिल सकता है। नीरज बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो अपैरल्स में एक अपॉर्चुनिटी साफ देखने को मिल रही है और कई ऐसी कंपनियां हैं जहां पर हमने देखा नंबर्स भी बढ़िया रहे। गोकुलदास एक्सपोर्ट उसका एक उदाहरण रहा है। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। मार्केट की चाल आपकी स्क्रीन पर 80 अंकों की बढ़त पर इस समय इंडेक्स ट्रेड करता हुआ 18,200 के लेवल्स आ चुके हैं स्क्रीन पर। याद रखिएगा 18,255 दरअसल आज दिन की ऊंचाई थी, तो अब हम सिर्फ 50-55 पॉइंट की दूरी पर खड़े हैं। एक बहुत तगड़ा पुल बैक देखने को मिला है डे लो से निफ्टी का, और निफ्टी बैंक में अब 400 पॉइंट की बढ़त आ गई है। तो दमदार पुल अप देखने को मिला है मार्केट में निचले लेवल से। और पिछले एक घंटे में आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक का योगदान बढ़ता हुआ। आईसीआईसीआई बैंक की हम बात कर रहे थे, स्टॉक सिर्फ 0.5% ऊपर था, अब 1.5% तक की तेजी आ चुकी है इसमें। इसके ठीक साथ एक्सिस बैंक में भी एक पिकअप देखने को मिला, और एक्सिस उस मोड पर है जब हम आईसीआईसीआई को डिस्कस कर रहे थे। अब एक्सिस भी देखिए कंट्रीब्यूटर्स में शामिल होता हुआ निफ्टी 50 के, निफ्टी बैंक के। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर मोमेंटम, ग्रासिम में तेजी, विप्रो में तेजी, एमएनएम में तेजी पिछले एक घंटे में आती हुई दिखाई दे रही है। आज ऑफ कोर्स लीडर ऑफ द पैक अनडाउटेडली ब्रिटानिया है। चलिए अब थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करते हैं, एसटीबीटी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कल की छुट्टी के बाद जब हम बुधवार को लौट कर आएंगे, जुबिलेंट फूड, टाटा मोटर्स, कई दिग्गज कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। अब जुबिलेंट की तरफ से किस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा, क्योंकि अब तक आप देखिए ज्यादातर क्यूएसआर स्टॉक्स में काफी तगड़ी तेजी देखने को मिली है और काफी बढ़िया डिमांड प्ले भी देखा गया है। हमारे साथ सुमित जुड़ गए बताने के लिए ये क्वार्टर कैसा रहेगा। सुमित, देखिए पहले नंबर अच्छे आ चुके हैं देवयानी के, सफायर फूड के और ब्रिटानिया के भी। इनफैक्ट नंबर्स बहुत बेटर साइड पर आते हुए दिखाई पड़े हैं, लेकिन इन नंबर्स के बाद अब जुबिलेंट फूड से उम्मीदें क्या रहती हैं, कैसे नंबर पोस्ट करेगा। अनुमान है कि रेवेन्यू फ्रंट पे 16-16.5% की बढ़त रहेगी, 1285 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रह सकता है। मुनाफा 127 करोड़ 121-122 करोड़ से बढ़कर 4.5% की बढ़त यहां पर भी रहने का अनुमान है। इबीटा फ्रंट पर 9% की ग्रोथ, 312 करोड़ रुपए का इबीटा 286 करोड़ से बढ़कर आएगा, और मार्जिन 24.5% से करीब 26% के आसपास इस तिमाही में आएंगे YOY बेसिस, यानी कि साल दर साल आधार पे नंबर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। जो कंपनी के लिए LFL यानी लाइक फॉर लाइक ग्रोथ SSSG की है, वो 6 से 8% के आसपास रहने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। पिछले तिमाही में ये 28% थी, तो उसके सामने तो आपको नीचे दिखाई पड़ेगा, और करीब करीब पिछले साल तिमाही के मुकाबले उसी लाइन में 7 से 8% के आसपास उसी लाइन में आते हुए दिखाई पड़ सकती है। 50 से 60 नए डोमिनोज के स्टोर खोलने की बातचीत, ये एक अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। इसके अलावा यही माना जा रहा है कि जो चीज़ के और बाकी इनपुट प्रोडक्ट्स के प्राइसेस हायर साइड पे थे, वो थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है उसके मद्देनजर, और दूसरा शायद थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर वहां पर भी देखने को मिले। इसके अलावा कंपनी के जो रिसेंटली लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च हुआ, उसकी किस तरह की परफॉर्मेंस है, वो एक चीज़ होगी जो कि क्रूशियल रहेगी। और साथ ही साथ जो हाल फिलहाल के नए एडिशनल टाइप्स कंपनी ने किए थे, जैसे पॉपॉइज को लेकर या फिर कंपनी के हॉन्ग्स किचन को लेकर, एकदम बिरयानी को लेकर, इनके प्रदर्शन को बाजार बहुत कीनली वॉच करेगा। लेकिन यहाँ नंबर से ज़्यादा एक तो SSSG के नंबर पर नज़र रहेगी,
और दूसरा कमेंट्री, क्योंकि सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर के लिए ज़्यादा क्रूशियल होता है, तो वहाँ पर कैसी आउटलुक आता है वो कंपनी को वो बाजार बहुत कीनली वॉच करने की कोशिश करेगा। जुबिलेंट फूड्स आपकी स्क्रीन पर करीब 612 पे ट्रेड करता हुआ। याद रखिएगा सुमित ने जो भी टिप्पणियां करी वो तो है ही जब नंबर्स आएंगे, लेकिन इस स्टॉक में एक टेंडेंसी है, उसे याद रखिएगा आप। भले ही चाहे वो डाउन ट्रेंड हो चाहे अप ट्रेंड में, एक ऐसा क्वार्टर होता है, अगर उसमें अगर आप देखें नंबर्स बहुत अच्छे रहे या डिजास्टर्स रहे, वो एक लीड इंडिकेटर के लिए बहुत क्वार्टर्स तक काम करता है। मुझे याद अच्छी तरीके से आज से कुछ क्वार्टर्स पहले, आई थिंक जब हम नंबर से बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से जनवरी की उस अर्निंग्स की बात है, और वो जो दौर शुरू हुआ उसके बाद ये स्टॉक करीब करीब क्रैश हुआ 740 से और आया 451 की ट्रेजेक्टरी में। और जिस ट्रेजेक्टरी में इन नंबर से पहले ये है, ये इस ट्रेजेक्टरी में सिर्फ आज से नहीं है, 18 अगस्त से लेकर अब तक, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर और अक्टूबर से अगर आप देखिए ऑलमोस्ट नवंबर, ये 3-4 सीरीज से एक प्राइस पे बैठा हुआ है। तो नंबर्स को समझ लीजिए, अगर कुछ भी अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस इस बार जुबिलेंट फूड में हुआ तो वाकई अच्छा स्विंग देगा। एक टेक चेक लेता हूँ उस पर। राजेश सतपुते जी, आई थिंक जितना टाइम जुबिलेंट ने इस रेंज में स्पेंड किया है विद पॉजिटिव बायस, मेरे ख्याल से इससे पहले बहुत कम बार हुआ है। इससे पहले हुआ था वो दिसंबर 2018 से लेकर करीब करीब सितंबर 2019 के बीच में। अगर थोड़े ठीक ठाक नंबर रहे तो आपकी अप्रोच क्या होगी जुबिलेंट फूड्स पे? वीरेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये अपने इस सपोर्ट जोन को मेंटेन कर रहा है। करीबन आप देखिए 580 से लेके 560, और टू बी एक लेवल और थोड़ा ऊपर चढ़े तो दिखता है कि 600 इसके लिए स्टिकी लेवल है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे अगर नंबर्स ठीक ठाक रहे तो क्या हो सकता है। देखिए 600 के ऊपर मेरे हिसाब से अगर नंबर ठीक ठाक रहे तो इसका टारगेट सेट करे 650 से लेके 660, उसी लेवल के आसपास थोड़े कॉल राइटर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 600 के ऊपर का बायस पॉजिटिव रखना है, लेकिन स्टॉप लॉस को आपको प्लेस करना है 600 के नीचे। सो अगर लॉन्ग रखना है तो 590 का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि नंबर्स है। आपकी स्क्रीन पे जुबिलेंट फूड्स ट्रेड करता हुआ। एक बार इंडेक्सेस लेके आइए 18196, और अब जरा बैंक निफ्टी को रखिएगा स्क्रीन पर। इसमें स्ट्रेंथ थी है, और मैंने 2 बजे जो इस पर बाय कॉल इसलिए नहीं दी थी क्योंकि मेरा व्यू यही था कि स्ट्रेंथ कायम रहेगी, और अगर फ्रेश बाय ट्रेड बनता तो वो बेस के आसपास बनता। अच्छी बात यह है कि आज इसने अपने ये जो क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है ना, अपने 41,500 के बड़े कॉल राइटर के ऊपर अब बहुत बहुत स्ट्रांगली अगर आप देखें आता हुआ। हर्षदा, इट्स हार्डली डिफरेंस ऑफ आई थिंक 140, 150, 60, 70, 175 पॉइंट्स, मात्र 175 अंक अगर आप देखें तो ये अब अपने ऑल टाइम हाई से दूर रह गया है। मानस कोई अच्छा, मेरे ख्याल से ये एक अच्छा प्रश्न नहीं रहेगा इसमें कॉल कैरी करने का, बट शिल्पा, लग रहा है कि जब नेक्स्ट सेशन में हमारी मुलाकात होगी, बात होगी, तो शायद आपको ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी मिल जाए, क्योंकि ये सिंक नहीं हुआ। आज की लोअर शैडो जितनी वाइल्ड है वो कॉन्फिडेंस देती है। आप बैंक निफ्टी की आगे की तेजी को किसी फ्यूचर या फिर ऑप्शन के साथ खेलना चाहेंगी, या किसी स्टॉक ऑप्शन के साथ खेलना चाहेंगी, या किसी स्टॉक फ्यूचर के साथ खेलना चाहेंगी? जी, बैंक निफ्टी डेफिनेटली मेरा हमेशा से मानना है कि जब जैसे बैंक निफ्टी 41,800 के ऊपर सस्टेन करेगा डिसाइसिवली, तो हमको हायर टारगेट्स टुवर्ड्स 43,000 मिलेंगे, क्योंकि आज का सेटअप बहुत स्ट्रांग है और हमने देखा है कि ये एकदम बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट होते ही जा रहा है। मैंडेटरी बाइंग हर डिप्स में मिल रही है हमको। तो आपको 42,000 का कॉल ऑप्शन जो अभी 118 पे ट्रेड कर रहा है फॉर थर्सडे, आप इस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हो सकता है कि वेंसडे और थर्सडे तक हम लोग 42,000 के ऊपर मे बी वी सी अ गैप ऑफ ओपनिंग, या फिर विल मूव टुवर्ड्स 42,000, 42,300 इन अ कपल ऑफ सेशंस। तो आप इस पर डेफिनेटली एक बाय ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 70 का, टारगेट्स रहेंगे 205 एंड 280। आपकी स्क्रीन पर आप देखें 42,000 का कॉल ऑप्शन। आई थिंक बहुत ज़्यादा आस्किंग प्राइस है भी नहीं, एंड सिंस विक्स इज ट्रेडिंग एट, प्लीज़ इंडिया विक्स लेके आइएगा, तो बहुत ज़्यादा आस्किंग प्राइस है भी नहीं। बट एक चीज़ याद रखिएगा, टाइम वैल्यू आपके पास है नहीं। वेडनेसडे को हम ओपन होंगे ही, बट बिहेवियर देखते हुए लगता है कि इट्स अ डिसेंट ऑप्शन। 1557 पर आप देखें ऑप्शन एक्सपेंसिव है भी नहीं। क्या फ्यूचर्स लेके आइए जनाब। और देखिए, हमें तो अब तरीके से तो देखा जाए तो, क्योंकि कल छुट्टी है, तो 2 दिन का डाउ का बिहेवियर हमें पचाना पड़ेगा जब हमारी बुधवार को मुलाकात होगी। बट स्टिल इफ यू सी डाउ फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं। आज सुबह जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो पेन में थे,
और इस वक्त मेरे वायर पे भी अपडेट होंगे। इट्स प्लस बाय 110 पॉइंट्स, 110 पॉइंट के अंतराल से प्लस में है। फ्राइडे को डाउ का क्लोज, जो चीज़ महत्वपूर्ण है उसको नोट करके रखिएगा। डाउ का क्लोज जो था वो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आया था, ये इंपॉर्टेंट है। और नेस्डैक के चार्ट में एक चीज़ याद रखिएगा प्लीज़, अगर आप आईटी काउंटर्स को फॉलो करते हैं या फिर आईटी काउंटर्स को देख रहे हैं, वी आर अप अबाउट आई थिंक 64 पॉइंट्स ऑन निफ्टी आईटी का, सॉरी नेस्डैक का चार्ट देखिएगा। और जो शुक्रवार का लो था जहां से नेस्डैक में रिकवरी आई, जाके उस पॉइंट को थोड़ा सा रीड कीजिएगा। अगर आप निफ्टी आईटी में ट्रेड करते हैं या फिर आईटी स्टॉक्स पे अगर आप देखें तो आपको ऑप्शन ट्रेड मिलते हैं, जाके शुक्रवार का नेस्डैक का लो देखिएगा। इनफैक्ट वो सुबह पॉइंट में नोट करके बैठा था, अभी आपको फिर बताता हूँ। शुक्रवार का नेस्डैक का लो जो था वो काफ़ी ऊपर रहा 13 अक्टूबर के लो से, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस था। और जो नेस्डैक का जो लोअर शैडो थी काफ़ी वाइड थी। खैर, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपसे शेयर कर रहा था, प्लीज़ इसको रात को स्टडी कीजिएगा। और अब एक काम करते हैं, BTST ट्रेड लेना शुरू करते हैं। प्रकाश सर बताइए आप क्या कैरी करेंगे वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए? या BTST के तौर पर है मेरा स्टॉक भारत फोर्ज। बहुत ही बढ़िया स्टॉक स्ट्रक्चर है, मोमेंटम है, न्यू हाई पर ट्रेड कर रहा है 875 पर, जा रहा है 900 की तरफ, मैटर ऑफ टाइम। स्टॉप होगा 860 भारत फोर्ज। भारत फौज, और ये वो बास्केट है जो कि आज एक ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस लेके जा रही है। भारत फौज 875, ये इसके करियर का हाईएस्ट लेवल है। इट ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर भारत फौज। मानस आप क्या कैरी करेंगे? देखिए, मैं ICICI बैंक को लेके जाऊंगा, क्योंकि ICICI बैंक में स्टॉक ने 22 मूविंग एवरेज के आसपास बॉटम बनाया। तो जो 3-4 दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिला था, उसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर बैंड का ब्रेकआउट दिया है। करंट लेवल्स पर खरीदारी करेंगे, 905 के स्टॉप लॉस, करंट लेवल्स पर खरीदारी करिए, 942 के टारगेट की। ओके, तो ICICI बैंक में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी 918 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं स्क्रीन पर। शिल्पा, आपका पिक? जी, मेरा रहेगा BTST हीरो मोटो 2623 पे ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 3580 और टारगेट्स रहेंगे 2680 से 2720 तक। एक अपॉर्चुनिटी हीरो मोटो कॉप में इस समय आती हुई, करीब 1.5% का इजाफा इधर भी है। सातपुते जी, मुथूट फाइनेंस के अलावा दूसरा ट्रेड? हर्षिता जी देखिए, आज चॉइसेस थोड़े कम है क्योंकि मार्केट थोड़ा सा फ्लैटिश है, सबड्यूड है, स्टॉक्स में मोमेंटम कम था, तो इसलिए मैंने मुथूट को रिपीट किया। तो लेकिन जो नया मिला उन्होंने वो भी स्टॉक मैनेजर ने दे दिया, ICICI बैंक का स्ट्रक्चर बढ़िया है। मेरा टारगेट भी कम से कम 935 940 का होगा, लेकिन मैं फिर ऑप्शंस दे दूंगा यहाँ पे। देखिए, ICICI बैंक का 920 का कॉल ऑप्शन आप लेके जाइए, करीबन 19 रुपए के आसपास है। कीप योर स्टॉप लॉस एट 14 रुपीज एंड सेट योर टारगेट टू 28 to 30 रुपीज। सो ICICI बाय 920 कॉल। इसका कॉल लेने की सलाह 920, आप 820 का कॉल दिखा रहे हैं डायरेक्टर साहब, 920 का कॉल लेने की सलाह यहाँ पर आ रही है, क्योंकि 915 के आसपास वो स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 919 हो गया अब स्क्रीन पर, तो 19 के आसपास ये चल रहा है और यहाँ पर एक अच्छे खासे रिटर्न बनने के चांसेस जरूर दिख रहे हैं। शरद, आपकी बारी, बताइए आप क्या ट्रेड लेंगे? इन्फोसिस बढ़िया लगता है इस करेक्शन के बाद। हमें लगता है ग्रेजुअली अब वापस जो इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं 1750 की तरफ, वहां स्टॉक को यूजुअली ट्रेड करना चाहिए। तो ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मुझे लगता है कि ग्रेजुअली ये स्टॉक को 1750 का टारगेट मिलना चाहिए। अच्छा, राजेश सतपुते जी की बाय कॉल थी ICICI बैंक, और बड़े उदासीन मन से राजेश जी बोल रहे थे, यार ये कॉल मैंने निकाली है, प्रकाश जी ने पिक कर ली है। राजेश जी, जो शुरू में आपको विंडो दिखाते हैं ना, उसे गिन के रख लिया कीजिए कि हम कितने एनालिस्ट हैं कुल मिला के, और उतनी कॉल निकाल लिया कीजिए, ठीक है ना? तो रिपीट नहीं हो गया कि प्रकाश सर यही करते हैं। प्रकाश सर, गलत कह रहा हूँ मैं आपको? आपने 7 कॉल निकाली थी ना परसों? बिल्कुल एब्सोल्युटली। व्यूअर्स का फायदा होना चाहिए, उनको अलग-अलग कॉल्स मिलनी चाहिए। हाँ, ये नहीं कि उदासीन मन से एक ही कॉल पे नहीं, रखिए मल्टीपल कॉल्स, ठीक है राजेश जी? चलिए, अच्छी बात है। इट्स 18203, ये इस दौर की हाईएस्ट क्लोजिंग होगी, याद रखिएगा। ये इस दौर की, ठीक है, डे हाई से अगर आप देखें हम 55 पॉइंट नीचे, बट स्टिल
आज की लोअर शेडो, मतलब लोअर शेडो यानी आज का लो और ओपनिंग पॉइंट, उसमें काफ़ी डिफरेंशियल है। वो ये इंडिकेट करता है कि थोड़ा बहुत बाजार अनकंफर्टेबल था गैप अप्स को चेस करने के लिए, बट द थीम ऑफ बाइंग द डिप्स वर्क कर रही है, बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रही है। और आपने एक और चीज़ देखी होगी, पिछले कुछ सेशन में एफआईएस के शॉर्ट पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स काफ़ी बड़े हैं। इट्स अ क्लियर मैसेज कि जब भी आपको डिप मिले तो प्लीज़ डिप्स को बाय कीजिएगा। बहुत सब्सटेंशियल गैप अप्स को चेस करने में अकलमंदी नहीं है, डिप्स को जरूर बाय कीजिएगा। आज मेरी जो मॉर्निंग की स्ट्रैटेजी थी जिसमें एक मैंने शब्द का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया था, जैसे ही आपको डिप मिले टुवर्ड्स बेस 1 बेस 2 प्लीज़ उसे लपक लीजिएगा। निफ्टी बैंक में रिट्रेसमेंट बहुत बड़ा नहीं था, याद रखिएगा। वो रिट्रेसमेंट थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन अगर 41,200 तक गिरता तब हम कहते हैं इट्स अ बिग रिट्रेसमेंट, लेकिन जस्ट वो सब्सटेंशियल गैप अप था, थोड़ा कूल ऑफ हुआ लेकिन फिर ओवरशूट कर गया और ये इसका सेकंड बेस्ट इसके करियर का अब तक का क्लोज होगा। कुछ काउंटर्स जो कि थोड़ा सा आखिरी में अपनी प्रेजेंस फील करा के गए, जो कि बहुत वीक स्ट्रक्चर थे, उसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस आज 377 के स्तर पे, 377 के स्तर पे एक छोटा सा पुल बैक यहाँ पे था। और पुल बैक के बारे में जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शुक्रवार को भी इसने स्टॉक ने एक पुल बैक दिया था। इसका शुक्रवार का लो और इसका 2 नवंबर का लो सिमिलर है, तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको अपने जहन में रखिएगा, जो कि पुल बैक जो है वो रोज बरोज रजिस्टर कर रहा है। उसके बाद NBFC स्पेस में मुथूट फाइनेंस, इससे क्लोज अबव 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, करीब 1109 के स्तर पे अच्छा क्लोज आया। मेरे ख्याल से ये स्टॉक आज सुबह, नहीं ये नहीं था, मानस ने मन्नापुरम मेरे ख्याल से पिक किया था, मुथूट फाइनेंस नहीं किया था, 1109 पे, बट स्टिल इट्स अ नाइस क्लोज। और इंडियन होटल्स अपने करियर के अब तक के सर्वोच्च स्तरों पर जाके बंद होता हुआ, इस थीम पर हमने बात भी की, काफ़ी अच्छा करता हुआ। और अगर आप देखें एक काउंटर जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देखी गया, वो था अपोलो टायर्स फ्रॉम टायर स्पेस। मेरे ख्याल से अगर अपोलो का क्लोज यहाँ पे आ रहा है तो पोस्ट अगस्त 2018 ये अपोलो टायर्स का अब तक का सबसे सर्वोच्च स्तरों पे क्लोज आएगा। इनफैक्ट अगर मैं सही हूँ तो इनफैक्ट ये अपोलो टायर्स का ऑल टाइम हाई ही क्लोज हुआ, क्योंकि ये इंट्राडे में 18 में मई में 18 में गया था 300 के ऊपर, लेकिन क्लोज नहीं हो पाया था। सो एज फार एज क्लोजिंग प्राइस इज कंसर्न, अपोलो टायर्स का ये अब तक का सर्वोच्च स्तर होगा। हर्षदा जी, यहाँ पे एक तगड़ी तेजी, और अपोलो टायर्स मुझे डिस्टिंक्टली याद है, ये इनफैक्ट मानस और साथ ही साथ स्वाति का एक पिक साबित हुआ है आज के लिए, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम इन काउंटर्स में भी बन रहा है। अच्छा, जाते जाते कुछ और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। ब्रिटानिया को देखकर अब नेस्ले में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखा गया है, तो वो स्टॉक पे आप नोट कीजिएगा, एक अच्छी खासी तेजी में। हिंदुस्तान कॉपर पर एक बाय कॉल आया था, मुझे याद है 4 का चौका में, तो वहां पर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम कायम है। इंडिया सीमेंट के नंबर्स कुछ खास नहीं थे, लेकिन मैं इसका ओपन इंटरेस्ट एडिशन देख रही थी, करीब 22% की तेजी, स्टॉक 1.5% ही ऊपर है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर बाजार ने पकड़ा है। बाकी सीमेंट कंपनियों में भी हरकत देखने को मिली है। शिल्पा जी, क्या कैरी करेंगी इंडिया सीमेंट वाला ट्रेड 248 पर? जी, इंडिया सीमेंट में 245 से 250 के बीच में एक्चुअली कंजेशन जोन है। मेरे लिए फ्रेश बाइंग ओनली अबव 250 जोन्स रहेगा, तो मे बी नॉट नाउ, मे बी ऑन वेडनेसडे 250 के ऊपर ट्रेड करता है डिसाइसिवली, तो यस, अ बाय टिल टारगेट्स ऑफ 272 टू 284 तक के। 72 से 284 तक के बीच दरअसल यहाँ पर एक ट्रेड देखने को मिलेगा। मोमेंटम तो है यहाँ पर, क्लियरली अपॉर्चुनिटी देखी जा रही है। आखिरी 5 मिनटों में आप देखिए मोमेंटम मुथूट के साथ साथ मन्नापुरम में भी बना है, क्योंकि आप मुथूट को ट्रैक कर रहे थे, मन्नापुरम पर नजर नहीं गई क्या राजेश जी? 107 कहाँ पर अटक रहा है? ऐसा क्या दिखा कि यहाँ पर आपको कोई ट्रेड जमा नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था हर्षदा जी, एक ही थीम थी, बोला फिर से दोनों रिपीट हो रहे थे। तो ये देखिए मणप्पुरम भी अच्छा लग रहा है। मणप्पुरम में एक रेजिस्टेंस है, छोटा रेजिस्टेंस है, इसके लिए थोड़ा सा रुक गया मैं। यहाँ पे 107 रुपए 50 पैसे के आसपास, 108 पकड़ के चले, ये रेजिस्टेंस निकले तो फिर मुझे लगता है ये 115 तक वन वे चलेगा। लेकिन यस, मुथूट चलेगा तो मणप्पुरम भी उसके साथ चलता है, ये तो होता ही है, हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है। तो यहाँ पे लेके जाना है तो मणप्पुरम भी आप लेके जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे गेन इन ओपन इंटरेस्ट है, लॉन्ग बिल्टअप है। मुझे लगता है परसों के दिन ये ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो 106.90 पे फिलहाल ये ट्रेड हो रहा है, तो लॉन्ग करे 104 के स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट सेट करे 115 का। आपकी स्क्रीन पर आप देखिए मन्नापुरम फाइनेंस, ये मेरे ख्याल से मानस का पहला ट्रेड था आज का, और अच्छा करा इसने। सुबह भी स्विंग दिया था, फिर दे पाया, फिर अगर आप देखें तो ये एक स्ट्रेंथ का कोर इंडिकेटर होता है।
डिसेंट लेवल तक रिट्रेसमेंट, लेकिन फिर अपने अगर आप देखिए विनिंग पाथ पे फिर चले जाना। बैंक निफ्टी मोर क्लोजर टू इट्स ऑल टाइम हाई 41,747, यानी गिन के अगर आप देखें, गिन के अब 93 अंकों की अगर आप देखें दूरी रह गई है। सुबह जब हम पहला सौदा कर रहे थे तो उस वक्त ये 83 लॉन्ग्स थे, इट्स नाउ 102, 102, और ये जो शॉर्ट कवरिंग का आंकड़ा है वो करीब करीब 36, यानी आप दो चीज़ देख सकते हैं। जब बाजार में डिप आ रहा है तो क्या हो रहा है, डिप्स को बाय करने की अप्रोच पे काम किया जा रहा है। जो 82 लॉन्ग्स मॉर्निंग में थे टुवर्ड्स क्लोजिंग इट्स 102, और शॉर्ट कवरिंग का आंकड़ा याद रखिएगा सुबह था 22, नाउ इट्स 36, यानी जब बाजार सिंक नहीं हो रहा है तो अपनी शॉर्ट्स पे से एग्जिट करने की जो भावनाएं हैं वो बढ़ती हुई। शॉर्ट करीब 48 और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 10 है। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रिटानिया अर्निंग्स, बैंक ऑफ बड़ौदा अर्निंग्स, हमारा अगर आप देखें स्विंग कंटिन्यू रहा। कैनरा बैंक से अगर आप देखें तो मोमेंटम यहाँ पर कंटिन्यू रहा। LIC हाउसिंग फाइनेंस जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि यहाँ पर ये एक पुल बैक मोड में है। रेन इंडस्ट्रीज पोस्ट अर्निंग्स अगर आप देखें तो यहाँ पे एक शॉर्ट बना था मेरे ख्याल से शुक्रवार को, आज वो थोड़ा कवर नजर आया। आयशर मोटर्स में शॉर्ट कवर था, पिरामिड एंटरप्राइजेस में और गेल में आप देखें शॉर्ट कवर नजर आया। गेल में जब से अर्निंग्स आई उसके बाद से अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग का जो क्रम है वो जारी है। बाकी शॉर्ट बिल्डअप याद रखिएगा, इट्स फार्मा, दिवीज लैब, मैरिको पोस्ट अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट, वेदांता अगर आप देखें आज बैकफुट पे रहा। AB फैशन आज बैकफुट पे रहा, यहाँ पे शॉर्टिंग हुई थी आज। और टेक्सटाइल स्पेस में याद रखिएगा आदित्य बिरला फैशन आज काफ़ी शॉर्टिंग हुई थी, और इनफैक्ट केमिकल्स बास्केट में SRF का जो सिंकिंग ट्रेंड है वो कायम है। बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग एस्कॉट्स कुबोटा में, बजाज फिनसर्व में, सिप्ला में इस बार नंबर्स के बाद अगर आप देखें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, तो इस बार एक चलन में थोड़ी सी डिफरेंस है। सिप्ला पिछली बार क्वार्टरली अर्निंग्स के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग देखा गया था, इस बार थोड़ा सा जो मोमेंटम है वो लॉस्ट है। बाकी कोरोमंडल और वोडाफोन ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स जो कि बैकफुट पैके ट्रेड करते हुए, और यहाँ पे थोड़ी सी जो लॉन्ग अनवाइंडिंग है विजिबल है। बट ये दिन बिलोंग करता है याद रखिएगा सरकारी बैंकों को। अगेन नंबर्स के आधार पे इट्स BOB, देन ब्रिटानिया, और उसके बाद अगर आप देखें तो आज SBI, हालांकि टॉप गेनर्स की श्रृंखलाओं में से अगर आप देखें थोड़ा सा नदारद होता हुआ नजर आया, बट स्टिल आई थिंक ये दिन बैंक्स को बिलोंग करता है। हर्षदा, ओवर टू यू। क्लियरली आज बैंकों का ही दिन था, और सरकारी बैंकों का राधा आज दिन बनता हुआ दिखाई दिया है। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, ये पूरा पॉकेट जहां पर बढ़िया मूव्स देखने को मिले। तो 18,255 का हाई छूने के बाद डिप देखने को मिला, और फिर हम देख रहे हैं कि रिकवरी आई 18,208 के आसपास निफ्टी जाकर टिक रहा है। निफ्टी बैंक आज का स्टार परफॉर्मर, 450 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। और सरकारी बैंकों में देखिए 4.5% तक की तेजी। PSU बैंक इंडेक्स में सबसे ज्यादा जोर देखने को मिला है तेजी की तरफ। अब कुछ और पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। बैंकों में ओवरऑल निफ्टी बैंक तो मजबूत था ही, इसके अलावा आप मेटल काउंटर्स देखेंगे तो यहाँ पर भी करीब 1.5% तक का इजाफा बनता हुआ दिखाई दिया। सीमेंट इंडेक्स पर से दिखाई नहीं देता है, लेकिन वहां पर भी थोड़ा सा ट्रैक्शन था। निफ्टी फार्मा में हमने देखा डीवीज लैब और दूसरी कंपनियों में जो मुनाफा वसूली हावी हुई है उसका कुछ दबाव देखा गया है। ऑटो कंपनियों में भी कुछ रुझान तेजी की तरफ, और FMCG स्टॉक्स में ब्रिटानिया की अगुवाई में ये इंडेक्स भी आज झूमता हुआ करीब 200 पॉइंट का इजाफा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्लियरली तेजी वाले ट्रेड ज्यादा रहे हैं आज के दिन, और चौतरफा तेजी देखने को मिली है लार्जली कुछ पॉकेट्स को छोड़कर। अब आपको दिखाते हैं हीट मैप जो क्लियरली इंडिकेट करेगा कि किन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा बढ़त और किन में ज्यादा मुनाफा वसूली। तो तेजी का दिन क्योंकि है, ब्रिटानिया आज का आउट परफॉर्मर, 9% तक के गेन्स इंट्राडे में देखने को मिले, 8.5% की तेजी पर टिक रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 600 के पार निकलने में कामयाब, 3% तक की तेजी यहां पर। ICICI बैंक 1.5% ऊपर। ICICI को देखकर हमने देखा आज HDFC, एक्सिस जैसे काउंटर्स में भी आधे % तक की तेजी बनती दिखाई दी। लो लेवल से इंडसिन में भी थोड़ी सी रिकवरी आई थी, लेकिन वो अभी भी नेगेटिव टेरिटरी में है। इसके अलावा क्या चला है तो BPCL जिसके नंबर्स का इंतजार है, टाटा मोटर्स में तेजी, टाटा स्टील में तेजी, ऑटो कंपनियों में आयशर, हीरो जैसे काउंटर्स में बढ़त देखने को मिली है। हिंडाल्को मेटल्स में चमकता हुआ, M&M, मारुति जैसे काउंटर्स में ऑटो में जो हम रफ्तार देख रहे थे उसमें देखने को मिली है। टाटा कंज्यूमर में भी थोड़ा सा इजाफा नजर आया है, लेकिन जहां पर दबाव था उसमें डीवी सबसे आगे। एक तरफ ब्रिटानिया 8% बढ़ता हुआ, दूसरी तरफ ये फार्मा काउंटर 8% के नुकसान पर। एशियन पेंट में करेक्शन, सिप्ला में करेक्शन देखने को मिला, अदानी पोर्ट, डॉक्टर रेड्डीज। तो फार्मा पर से आप देखेंगे 3-4 कंपनियां जहां पर लगातार बिकवाली आज के दिन बनती दिखाई दी है। B2 यानी कि बजाज फाइनेंस और फिनसर्व में भी
हल्की सी मुनाफा वसूली रही और बैंकों में कोटक महिंद्रा बैंक का साथ नहीं था, वो कंट्रीब्यूट करता तो निफ्टी बैंक की चाल और भी मजबूत होती दिखाई देती। रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से करीब आधे % तक के गेंस देखने को मिले हैं। ये है फिलहाल आज का मूड। 18,199 पर दरअसल वो एडजस्टेड क्लोज आता हुआ दिखाई दे रहा है। वेरी क्विकली आपके लिए लेकर आते हैं सीधा सौदा में नीरज और आशीष के बीच का मुकाबला और उसके विनिंग ट्रेड्स। तो ये है फिलहाल आउट परफॉर्मर्स आशीष के लिए। SBI, सिटी यूनियन, ये दो तेजी वाले काउंटर्स। शॉर्ट साइड पर शिपिंग कॉर्पोरेशन और कैंपस एक्टिववेयर इन्होंने रखा था। वहीं अगर आप ध्यान दें तो नीरज ने बैंक ऑफ बड़ौदा पकड़ा, यहाँ पर भी नतीजे अच्छे, 9% भागा था। ब्रिटानिया में भी हमने देखा 8.5% तक की तेजी। टासन्स प्रोडक्ट खराब नंबर्स और वेदांत में भी हमने देखा मुनाफा वसूली हावी, वो 4.5% नीचे जाकर टिका है। तो ये रहा सीधा सौदा का ओवरऑल परफॉर्मेंस। फाइनल क्लोज इंडेक्स का आपकी स्क्रीन पर 18,199 पर निफ्टी जाकर टिका है। तेजी की पोजीशंस आई, तेजी की पोजीशंस कैरी करने की सलाह जानकारों ने भी दी। कल गुरु नानक जयंती के चलते भारतीय बाजार बंद होंगे, लेकिन ऑफ कोर्स 2 अमेरिकी सेशंस को हमें भुनाना होगा। उन तमाम एनालिसिस और तमाम डेटा के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी फिर बुधवार सुबह। जी, और हर्षदा 20 जनवरी 2022 के बाद ये अब तक का निफ्टी का सबसे हाईएस्ट क्लोज रहा। उम्मीद है जब बुधवार को लौटेंगे तो इस हाई के ऊपर नए हाई लगाने की जो गुंजाइश है वो हमें मिलती रहेगी। इसी के साथ मुझे और हर्षदा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।